हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। मेरा नाम वेदांत है और मैं हूं आप सभी का इंग्लिश एजुकेटर। सो माय डियर स्टूडेंट, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए देखते हैं। क्लास 11 इंग्लिश बिहार बोर्ड, द चिमनी स्वीपर, पोम नंबर 3 एक्सप्लेनेशन। तो आज हम पोम नंबर 3 कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, पोम को स्टार्ट करने से पहले ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि एक बार हम पोएट के बारे में जान लें। विलियम ब्लैक कब पैदा हुए? 1757 में, और इनकी डेथ हुई 1827 में। सन ऑफ अ लंदन होजियर, है ना, लंदन के रहने वाले जो थे, उनके बेटे थे वो। रिसीव्ड लिटिल फॉर्मल स्कूलिंग बट वॉज अ ड्रीमर एंड अ विजनरी। अब इन्होंने एजुकेशन तो प्राप्त की, लेकिन बहुत कम, ज़्यादा एजुकेशन नहीं मिली इनको अपनी लाइफ में। स्कूलिंग जो है ना, स्कूलिंग बहुत कम स्कूलिंग की, लाइक एजुकेशन बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत कम, हो सकता है 10th या 11th उस समय के हिसाब से। बट वॉज अ ड्रीमर एंड अ विजनरी। अब वो क्या थे? ड्रीमर थे। ड्रीमर का मतलब होता है सपना देखने वाला। बहुत सारे लोग आजकल मौजूद हैं, आप भी, मैं भी, हम सब उनके अंदर ही आते हैं, जो ड्रीम करते हैं, नया सपना देखते हैं जीवन में कुछ करने के लिए। तो वैसे ही वो ड्रीम करते थे। एंड विजनरी, और क्या है? विजनरी। अब विजनरी का मतलब क्या होता है? देखिए, यहाँ पर इसका अर्थ ये निकल कर आता है कि जो व्यक्ति अपने भविष्य के बारे में सोचता हो, विजन रखता हो, विजनरी ना, विजन रखता हो कि क्या होगा, किस तरह से आगे बढ़ना है। तो विजन जो होता है, उस चीज़ पे हमको ध्यान देना है। He reveals in his poetry soul's relationship with God। अब यहाँ पर क्या है, जो भी इनकी पोइट्री है, यहाँ पर हम क्या देखते हैं? आत्मा का जो कनेक्शन है किसके साथ? परम ब्रह्म के साथ, वो यहाँ पर देखने को मिलता है। और गॉड का आदमी के साथ, है ना, भगवान का आदमी और आदमी का भगवान के साथ संबंध। द किंगडम ऑफ हेवन इज विद इन यू। जैसे कि आप सभी को पता है, बहुत बढ़िया लाइन है ये, कि भगवान का राज्य जो है वो एकदम आपके भीतर मौजूद है। सच अ रियलाइजेशन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ब्लैक्स मिस्टिसिज्म। अब यहाँ पर देखिए, मिस्टिसिज्म। मिस्टिसिज्म का मतलब क्या होता है? परम ब्रह्म से एक होना। जब हम ईश्वर से एकता की बात करते हैं ना, सोल जब एक हो जाती है, तो वहाँ मिस्टिसिज्म वर्ड का यूज करते हैं। तो हिज वर्क इंक्लूड पोइटिकल स्केचेस। जो उनके वर्क हैं वो पोइटिकल स्केचेस हैं ना। अब देखिए, पोइटिकल स्केचेस एक वर्क है, 1743 में लिखा गया। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस है 1789 में, और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस 1794 में। तो ये इनके कुछ महत्वपूर्ण वर्ग हैं जिनको आपको रिकग्नाइज करके रखना है। If Songs of Innocence sets out an imaginative vision of the state of innocence, the songs of experience show how life changes, corrupts and destroys। अब यहाँ पर बताइए डियर स्टूडेंट्स, क्या कहा जा रहा है? देखिए, अगर जो सॉन्ग ऑफ इनोसेंस है, यहाँ सॉन्ग ऑफ इनोसेंस की बात हो रही है, यानी गाना, इनोसेंट कौन लोग होते हैं? भोले भाले लोग, है ना। तो भोलेपन का जो गाना है, सॉन्ग्स है, सेट्स आउट एन इमेजिनेटिव विजन, है ना। यहाँ पे एक विजन है बहुत अलग सा, इमेजिनेटिव, ऑफ द स्टेट ऑफ इनोसेंस। जहाँ पे जो हमारी इनोसेंस है ना, उसके रिगार्डिंग एक बहुत अच्छा चित्रण किया है, इमेजिन किया गया है भोलेपन का। सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस जो है, shows हाउ लाइफ चैलेंजेस, कैसे ना जिंदगी जो है वो चैलेंज करती है हमें, कैसे करप्ट करती है, कैसे डिस्ट्रॉय करती है। तो यहाँ पर इन दोनों में हमको ये व्यूज देखने को मिलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द चिमनी स्वीपर टेकन फ्रॉम सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। अब ये जो पोम है द चिमनी स्वीपर, इसको कहाँ से लिया गया है? सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस से लिया गया है। इज अ सिंपल पोम अबाउट चाइल्डहुड। बचपने की साधारण सी क्या है, एक पोम है छोटे बचपने की ना। तो आपको याद रखना है चाइल्डहुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है डियर स्टूडेंट्स। इस बात को आपको अपने अंदर समाहित करके रखना है कि चाइल्डहुड से रिलेटेड है। From an urchin's mouth, the poem tells of a dream of release from drudgery and dirt of chimney sweeping। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है। From an urchin's, अब urchin का मतलब होता है छोटा लड़का, छोटा बच्चा। Mouth the poem tells, अब उसकी मुंह जबानी, मुंह से क्या है, उसने खुद बताई ये पोम,
टेल्स ऑफ अ ड्रीम ऑफ रिलीज फ्रॉम द drudgery एंड डर्ट ऑफ चिमनी स्वीपिंग। अब डर्जरी का मतलब होता है डल, है ना, और इम्बोल्डेंस का मतलब होता है कॉन्फिडेंट होना। तो यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा है, इस पोम को जब हम पढ़ेंगे तो इस पोम में एक छोटा सा बच्चा है जो क्या करता है, अपने मुंह से बता रहा है अपनी जुबानी, अपनी कहानी, और वहाँ पर ये जो इशू आ रहा है ना कि क्या है, किस तरह से वो बाहर निकल पाएगा, तो कहीं ना कहीं वो एक सपना देखता है। उस सपने वो देखता है कि किस तरह वो डल और डर्टीनेस से बाहर निकल रहा है चिमनी स्वीपिंग के, और अपने सपने में ना, अ ड्रीम दैट इम्बोल्डन्स द चिल्ड्रन, और वो जो ड्रीम जो उसको आता है ना, जब वो ड्रीम देखता है तो उससे वो बहुत कॉन्फिडेंट हो जाता है। अब चिमनी स्वीपिंग का मतलब क्या होता है? क्या होता है कि कुछ घर होते हैं, आपने देखा होगा, ये चिमनी होती हैं बड़ी बड़ी, फैक्ट्रीज हो गया, घर हो गया, तो फैक्ट्रीज में चिमनियाँ होती है जिसमें से गंदगी निकलती है। तो छोटे छोटे बच्चे से क्या करवाया जाता था? चिमनियों को साफ करवाया जाता था। तो यहाँ पर उसी चिमनी स्वीपिंग की बात की जा रही है। The poem dwells upon the wretched condition of the children employed as chimney sweepers by factory and industries. अब देखिए wretched का मतलब क्या होता है? एकदम बुरा, दुष्ट, है ना, wretch, जो बहुत बुरी कंडीशंस होती हैं। तो ये पोएम जो है dwells का मतलब होता है रहना ना, है ना, होना, है ना, होना या रहना, अपॉन द wretched कंडीशन। ये किस पर है ना, बहुत उस पर डेवलप है, उस है किस पर? चिमनी स्वीपिंग पे ना, तो कहीं ना कहीं बहुत बुरी बुरी कंडीशंस पर डेवलप्ड है ये। तो इस पोम का जो मेन सार यही है कहीं ना कहीं कि यहाँ पर किस तरह से बच्चे जो हैं अपने अंदर आत्मानुभूति लाते हैं कि नहीं, हमें आगे जाके कुछ अच्छा महसूस होने वाला है। तो वहीं पर रचिड कंडीशंस हैं, उन रचिड कंडीशन, ये बहुत बुरी बुरी कंडीशन से वो बाहर निकलना चाहते हैं। तो ये जो पोम है पूरी तरीके से बुरी कंडीशन को बता रही है बच्चों की, जो कहाँ पर एम्प्लॉयड हैं। एम्प्लॉयड का मतलब नौकरी कर रहे हैं, कहाँ पे? चिमनी स्वीपर्स की तरह क्या कर रहे हैं? नौकरी कर रहे हैं। फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज, है ना, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में द चिल्ड्रन वर रिक्वायर्ड टू वर्क हार्ड। यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको क्या करना है? बहुत हार्ड वर्क करना है, बहुत मेहनत करनी है। देयर हेड्स वर क्लीन शेव्ड, उनकी जो सर है उसको साफ करवा दिया जाता है। सो दैट द सूट ऑफ स्मोल्डरिंग पॉकेट्स ऑफ फायर फ्रॉम द फर्नेसेस में नॉट बर्न देम। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? देखिए, स्मोल्डरिंग क्या होता है कि छोटी छोटी जब आग लगती है ना, तो क्या होता है? कोयला ना जलता है, तो स्मोल्डरिंग ना, जलना, सूट का जलना, है ना। स्मोल्डरिंग पॉकेट्स ऑफ फायर फ्रॉम द फर्नेस में नॉट बर्न देम, तो वो जब वो गिरते हैं जल के, छोटे छोटे टुकड़े कोयले की गरम गरम बाल पे ना गिरे, एकदम काला काला गिरता है ना जब जलता है कुछ, तो वो चीज़ उनके सर पर ना गिरे, जिसके कारण क्या हो? उनके बाल खराब हो, जल ना जाए। क्योंकि गरम गरम चीज़ें गिरेंगी तो क्या होगा? नुकसान होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा गया है? चलिए, दे हैड टू लिव एंड स्लीप अंडर इन ह्यूमन कंडीशन। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है ना, इन लोगों को कहाँ रहना पड़ता है? अमानवीय कंडीशन में रहना पड़ता है। अमानवीय कंडीशन का मतलब ये होता है, आप लोग खुद इस विषय पर एक बार विचार कर कर देखें कि यदि आपके सिर पर अंगारे गिर रहे हों, बहुत गंदगी हो, तो आप रह पाओगे कि नहीं रह पाओगे? एक तो बाल श्रम, ऊपर से इतनी बुरी स्थिति में रहना कहीं ना कहीं बहुत बुरा है। Blake, like David Potter, took a sympathetic interest in the London chimney boys. ठीक है, अब जैसे डेविड पॉटर हैं, इनके बारे में इतना हमको डीप नहीं जाना, बस जान लीजिए कि डेविड पॉटर की तरह ही इन्होंने क्या करा है, एक बहुत ही संवेदनशील सिंपैथेटिक इंटरेस्ट लिया है किसके प्रति? लंदन चिमनी बॉयज़ के लिए। This poem is homespun voice supporting the contemplated legislation against the use of children as chimney sweeper. अब ये क्या है? ये जो पोम है वो क्या है? होमस्पुन वॉइस है, सपोर्टिंग द कंटेम्पलेटेड लेजिस्लेशन, है ना, अगेंस्ट द यूज ऑफ चिल्ड्रन एज चिमनी स्वीपर। तो कहीं ना कहीं क्या है? खुद से बनाई हुई वॉइस है, खुद बताया जा रहा है यहाँ पर कि किस तरह से कितनी सारी चीज़ें घटित हो रही हैं इस जगह पे चिमनी स्वीपर के रिगार्डिंग। तो यहीं पर ये चीज़ बताई गई है ना, बच्चों का यूज़ कैसे किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन। द चिमनी स्वीपर इज अ पोम बाय विलियम ब्लैक। अब ये जो पोम है इसको किसने लिखा है? विलियम ब्लैक ने लिखा है। पब्लिश्ड कब हुई है? 1789 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। द पोम इज टोल्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ यंग चिमनी स्वीपर। अब स्वीप जो होता है ना, चिमनी स्वीप करने वाले को हम चिमनी स्वीपर बोलते हैं, चिमनी स्वीप भी बोल सकते हैं। तो जो पोम है, अब ध्यान से देखिए, पहली चीज 1789 में, है ना,
पब्लिश हुई और ये किसका कलेक्शन है? सॉन्ग ऑफ इनोसेंस का। द पोम इज टोल्ड फ्रॉम द परस्पेक्टिव। अब यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है, परस्पेक्टिव। परस्पेक्टिव का मतलब होता है अ व्यू और प्रोस्पेक्ट, किसी व्यू के साथ ना जो पोम है जो कुछ बताना चाह रही है विद अ व्यू मान लो इसको, ऑफ अ यंग चिमनी स्वीप, है ना, एक चिमनी को साफ करने वाला बच्चा है, उसकी व्यू के द्वारा ये बताया जा रहा है। अ बॉय हु हैज बीन सोल्ड इनटू लेबर बाय हिज फादर, ना काम करने के लिए उसको वहां पर भेज दिया गया है। ठीक है, अब देखिए लेबर अमेरिकन और दो ब्रिटिश में ना दोनों में अंतर होता है, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि लेबर क्या होता है। द स्वीप मीट्स अ न्यू रिक्रूट टू द चिमनी स्वीपिंग। अब तो यहाँ पर स्वीप है जो साफ करने वाला है, मीट्स अ न्यू रिक्रूट, वो किससे मिलता है? एक नए रिक्रूट से मिलता है। रिक्रूट अ पर्सन न्यूली इनलिस्टेड, जिसको अभी अभी लिया हो, आप कोई जॉब करने जाएं और वहां पर जाके आपको रिक्रूट ही किया जाएगा ना। अगर आप जॉब करने जाएं, इंटरव्यू दें, तो वो बोलेंगे सर हम आपको रिक्रूट कर रहे हैं इस जॉब के लिए। तो ओवरऑल रिक्रूट का मतलब यहाँ पर ये होता है, द स्वीप मीट्स अ न्यू रिक्रूट टू द चिमनी स्वीपिंग गैंग नेम टॉम डेगर who arrives terrified। अब हम यहाँ पे इनको टॉम बोलेंगे, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो क्या होता है, पे टॉम से मिलता है वो, ठीक है। अब ये जो टॉम एक नया बच्चा आया है वहाँ पे, ठीक है, तो उससे वो मिलता है, वो देखता है वो कितना टेरिफाइड है ना, who arrives terrified, जैसे वो बच्चा आया था वैसे ये भी। आफ्टर द स्पीकर ट्राइज टू रीअश्योर टॉम। अब इस इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि क्या पोम में चल रहा है। अब देखिए जो स्पीकर है वो क्या कर रहा है, जो बोल रहा है वो चाहता है जो टॉम है वो उसको संतुष्टि देता है ना, उसको ढांढस बांधता है कि नहीं नहीं टॉम ऐसा नहीं, सब हो जाएगा। टॉम ड्रीम्स ऑफ एन एंजल हु सेट्स द चिमनी स्वीप्स फ्री अलाउइंग देम टू प्ले इन ग्रीन फील्ड एंड देन असेंड टू हेवन, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, है ना, इंट्रोडक्शन में हमने ये भी समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं क्या होगा, अब वो बच्चा जो एक सपना देखेगा ना, उस सपने में एक एंजल आएगी और उसको क्या करेगी, बचाएगी, है ना, उसको बताएगी कि नहीं नहीं बहुत कुछ अच्छा होने वाला है तुम्हारे साथ, और वो लोग क्या करेंगे, ग्रीन फील्ड में चले जाएंगे खेलने के लिए और हेवन में उतर जाएंगे। The dream seems to suggest that if the boys are obedient worker, they'll get into heaven। ना यहाँ पे एक ड्रीम आएगा इस पोम में, तो कहीं ना कहीं वो उनको बताएगा कि कैसे वो लोग हेवन में चले जाएंगे ना। इफ बॉयज आर ओबिडेंट, अगर वो बहुत अच्छे होंगे, ओबिडेंट होगी, ओबिडेंट का मतलब होता है कंप्लाइंग और विलिंग टू कंप्लाई विद इन ऑर्डर रिक्वेस्ट, यानी आप बहुत अच्छे तरीके से बातों को मानने वाले ओबिडेंट हो, तो क्या होगा, उन लोगों को हेवन मिलेगा। इम्प्लिसिटली का मतलब होता है इन अ वे दैट इज नॉट डायरेक्टली एक्सप्रेस, ना मतलब इनडायरेक्ट वे से। दो द पोम टेक्स इशू विद दिस आइडिया सजेस्टिंग दैट इट इज अ फॉर्म ऑफ इंडॉक्ट्रिनेशन ऑफ चर्च फॉर द चर्च। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पोम का एक और आइडिया जो हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा वो ये है, सजेस्टिंग दैट इट इज अ फॉर्म ऑफ इंडॉक्ट्रिनेशन फॉर द चर्च। कहीं ना कहीं इंडॉक्ट्रिनेशन है चर्च के रिगार्डिंग। अब इंडॉक्ट्रिनेशन का टीचिंग या इंस्ट्रक्शन ना, कहीं ना कहीं ये टीचिंग या इंस्ट्रक्शन से भी संबंधित है, चर्च के लोग कैसे सिखाते हैं। तो ओवरऑल हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखा, अब हम और देखते हैं आगे क्या है। द कंपेनियन पोम ऑफ सेम टाइटल पब्लिश्ड इन सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। इसी के, है ना, एक कंपेनियन जो साथी होता है, अ पर्सन और एनिमल विद हुम यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम और गो समवेयर, है ना, या कंपेनियन को हम यही कहते हैं जो उसके साथ रहता हो। तो यहीं पर एक कंपेनियन पोम जो है इसी सेम टाइटल की, उसको क्या किया, पब्लिश किया गया था सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में। मेक दिस पोजीशन दैट प्रॉमिस ऑफ हेवनली सेलिब्रेशन आर सिंपली अ मींस टू एक्सप्लॉइट चाइल्ड लेबर क्रिस्टल क्लियर। तो वो जो पोम जो है जिसको पब्लिश किया गया इसी के साथ वाली, वो क्या करती है, वो प्रॉमिस करती है। प्रॉमिस का मतलब आप एक तरह समझते हैं ना कि हम गए, हमने प्रॉमिस किया कि नहीं ये काम हम जरूर करेंगे, ये काम हम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ पर आप प्रॉमिस करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, दैट प्रॉमिसेस ऑफ हेवनली सेलिब्रेशन। अब सेलिब्रेशन का मतलब क्या होता है, प्रिजर्वेशन और डिलीवरेंस फ्रॉम हार्म, ना, मोक्ष मिल जाना, तो उनको हेवन का मोक्ष मिल जाएगा। आर सिंपली मीन्स टू एक्सप्लॉइट चाइल्ड लेबर, ना कहीं क्या था, वो लोग एक्सप्लॉइट हो रहे थे। एक्सप्लॉइट का मतलब क्या होता है, शोषण होना, टू यूज समथिंग और टू ट्रीट समबडी अनफेयरली फॉर योर ओन एडवांटेज, है ना। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आर सिंपली अ मीन्स टू एक्सप्लॉइट चाइल्ड लेबर क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, तो ओवरऑल उनको मोक्ष मिल जाएगा, किसी स्थिति से मोक्ष मिल जाएगा जहाँ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, जो अलग घटनाएं घट रही हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इस पोम की थीम के बारे में, यानी सेंट्रल आइडिया, यानी क्या क्या हम देखने वाले हैं इस पोम में, क्या क्या हमको महसूस होगा। पहला थीम तो आपको ऑलरेडी समझ में आ गया है और वो है इनोसेंस, है ना। इनोसेंस तो आप सभी जानते हैं।
फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप शहर के लोगों को देखें, वो इतने इनोसेंट नहीं होते जितने गांव के लोग होते हैं, बिकॉज उनको जानकारी नहीं होती चीज़ों की। तो जिनको कुछ जानकारी नहीं, उन्हीं को हम इनोसेंट कहते हैं। जब आदमी को जानकारी मिल जाती तो भोला कहाँ रह जाता है ना, बहुत कुछ ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर इसका एक और थीम जो है, एक तो मैंने सिंपल थीम आपको बता दिया, एक थीम यहाँ पर है हार्डशिप एंड चाइल्डहुड। देखिए, हार्डशिप ने कठिनाइयाँ, और चाइल्डहुड नहीं बचपना। द चिमनी स्वीपर इज अ ब्लीक पोम। अभी जो पोम है ये एक ब्लीक पोम है। ब्लीक का मतलब क्या होता है, देखिए, नॉट होपफुल और इंकरेजिंग ना, जो ज़्यादा होपफुल नहीं है, इंकरेजिंग नहीं है। अनलाइकली टू हैव अ फेवरेबल आउटकम, जिसका आउटकम ज़्यादा नहीं है। टोल्ड फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ चिमनी स्वीप ना, ये जो ब्लीक पोम है, कहीं ना कहीं जहाँ होप नहीं है, तो कहीं ना कहीं दिखाया कैसे होप खो देते हैं और फिर वापस से होप आता है सपने के द्वारा, लेकिन होप तो गई हुई है। तो यहाँ पर एक पर्सपेक्टिव है, एक व्यू है चिमनी स्वीप का, जो कि एक यंग बॉय है जो लिव कर रहा है 1700 लंदन में, जिसने कमाना चालू करा है, ठीक है। The dangerous work of cleaning soot from the people's chimney, the poem makes no effort to romanticize this life। और यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो बच्चा है वो कहाँ काम करे, बहुत ऐसी जगह में काम कर रहा है जो बहुत कठिन जगह है ना, चिमनी को साफ करने वाला काम ना। क्लीनिंग सूट, सूट का मतलब क्या होता है, सूट का मतलब होता है, देखिए, अ डीप ब्लैक पाउडरी और फ्लैकी सब्सटेंस है ना, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि बहुत ज़्यादा क्या है, काला होता है। आपने देखो ना कोयले की कालीमा, तो वही चीज़ होती है कोयले की कालीमा ना, एकदम भुरभुरा सा, गिरता है तो गंदे हो जाते हैं। तो फ्रॉम पीपल्स चिमनी, तो लोगों की चिमनियों को साफ करते हैं। द पोम मेक्स नो एफर्ट, यहाँ पे कोई भी इतना एफर्ट नहीं लगाया जाता। टू रोमांटिसाइज द लाइफ ना, रोमांटिसाइज का मतलब क्या होता है कि टू मेक समथिंग सीम मोर इंटरेस्टिंग, ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं ना, ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं बनाया जा रहा है यहाँ पे चीज़ों को। कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारी होप जो है वो लगी है बच्चों को, कैसे उनको बाहर निकालना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, पोर्ट्रेइंग इट एज इंटेंसली इम्पावरिज्ड एंड टफ। कहीं ना कहीं स्टोरी ना हमको क्या बता रही है, दर्शा रही। पोर्ट्रेइंग का मतलब होता है डिस्क्राइब करना है ना, बताना। तो यहाँ पर किस तरह से बताया जा रहा है, इंटेंसली, बहुत गहराई से, बहुत तीव्रता से, इम्पावरिज्ड एंड टफ ना, जो लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा क्या कठिन है, इम्पावरिज्ड है ना, बहुत ज़्यादा वैसा। अब इम्पावरिज्ड का मतलब क्या होता है, टू मेक समबडी समथिंग पुअर ना, कहीं ना कहीं बहुत गरीब कर देना। तो ये पोम में ना कहीं बच्चों की बहुत ऐसी स्थिति दिखाई गई, दयनीय स्थिति दिखाई गई है बेचारों की। Indeed, the poem argues that this is a kind of exploitation। कहीं ना कहीं ये जो पोम है ना, किसके बारे में, शोषण के बारे में, एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बता रही है। That effectively robs the children of their childhood, जो कहीं ना कहीं बच्चों से क्या करती है, उनका जो बचपना है चोरी कर लेती है। Early on, the poem establishes a sense of their hardship in the living of young poor boys in 18th century। This isn't task that require much imagination। अब देखिए, अगर अर्ली ऑन की बात करें तो जो पोम है वो क्या करती है, स्टैब्लिश करती है अ सेंस ऑफ हार्डशिप, कठिनाइयों को दिखाती है इन द लाइव्स ऑफ यंग पुअर बॉयज, है ना, जो गरीब लड़के होते हैं उनकी जीवन की जो घटनाएं हैं उसको दर्शाती है, जो लंदन में चल रही। अब लंदन जो है, आप लोगों को पता होगा कि लंदन की कंडीशन 18वीं सेंचुरी में कैसी थी। कहीं ना कहीं यूरोपियन जो इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू हुआ था तो उसका इम्पैक्ट पड़ रहा था, तो इंडस्ट्रीज़ में लोगों की आवश्यकता पड़ती थी, लोगों को लाया जाता था, उनसे काम करवाया जाता था। तो दिस इजंट टास्क दैट रिक्वायर्स मच इमेजिनेशन। चिमनी स्वीपिंग वॉज टेरिबल, डेंजरस एंड एग्जॉस्टिंग। एग्जॉस्टिंग का मतलब थक जाना है ना। तो कहीं ना कहीं ये तो बहुत बड़ी बात थी ना, बच्चों को लाया जाता था, काम करवाया जाता था। स्वीपिंग का काम जो था वो बहुत ज़्यादा टेरिबल था, बहुत अजीब था, बुरा था, डेंजरस था, खतरनाक था, थकाने वाला था। द रीडर क्विकली लर्न्स दैट द स्पीकर्स मदर इज डेड। कहीं ना कहीं रीडर को पता चलता है कि जो स्पीकर की माँ है उनकी डेथ हो गई है। एंड दैट ही वॉज सोल्ड बाय हिज फादर इनटू द लेबर ना। अब यहाँ पर उनको पता चलता है कि उनकी माँ है वो ख़त्म हो गई है और उनकी पिताजी ने उनको बेच दिया है। टॉम डेकर प्रोबेबली हैड अ सिमिलर अपब्रिंगिंग नाउ। और वैसे ही टॉम डेकर बच्चा आएगा जिसकी सिमिलर अपब्रिंगिंग होगी। He's had his head forcibly shaped to improve his effectiveness as a sweep. Both children then are forced into miserable world। और यहाँ पर क्या होता है, अब मैंने आपको बताया तो उस बच्चे की जो शेव कर दिए जाएंगे पूरे बाल है ना, वो दोनों बच्चे क्या करेंगे, एक मिसरेबल, दयनीय कंडीशन में रहेंगे, अनहैप्पी कंडीशन में रहेंगे।
Indeed, chimney sweeping makes up pretty much the entirety of boys' existence. जो लड़कों की जो existence है ना, पूर्णता है, उसको कहीं ना कहीं दर्शा रही है बहुत अच्छे तरीके से. The sweep all day and sleep. वो पूरे दिन सोते हैं और कहाँ सोते हैं? गंदगी में सोते हैं. Both in terms of being dirty when they go to bed and in the way their daily hardship affect their dreams. और यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर ना ऑफ बीइंग डर्टी, पूरे समय गंदे रहते हैं, गंदी स्थिति में सोते हैं, जागते हैं, है ना. एंड द वे देयर डेली हार्डशिप अफेक्ट द ड्रीम, और उनके सपनों को वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करना चाहता है. इन फैक्ट इट इज वन ऑफ दीज ड्रीम्स दैट टॉम डेकर हैज द विजन दैट कंटेन्स द पोम्स की मैसेज. और यहाँ पर जो पोम है इसका की मैसेज जो है ना, वो हमको टॉम डेकर जो है इनके सपने में देखने को मिलता है. टॉम है ना, टॉम का जो सपना है, इनको हम टॉम बुलाएंगे, तो इनके सपने में, इनकी विजन में हमको देखने को मिलता है. दिस ड्रीम हाउएवर स्टार्ट्स ब्लीकली, कहीं ना कहीं हम यहाँ पर देख पाते हैं बड़ा ब्लीकली, बड़े अजीबोगरीब तरीके से निकलता है. ही इमेजिन्स दैट थाउजेंड ऑफ स्वीपर्स, है ना, यहाँ पर वो देखते हैं कि कितने सारे स्वीपर्स होंगे, जैसे डिक हो गया, जो हो गया, जैक हो गया, ये सब लोग लॉक हो जाएंगे, है ना. द यंग स्वीप देन इज फुल्ली अवेयर ऑफ दिस रियलिटीज ऑफ हिज लाइफ. इट इज गोइंग टू बी शॉर्ट, ब्रूटिश एंड नास्टी. तो कहीं ना कहीं हम पोम में, अभी जब हम आगे पोम का एक्सप्लेनेशन करेंगे, थीम में हमने एक आइडिया देख लिया कि कैसे बच्चों को काम करवाया जा रहा है, बच्चों, इतने सारे बच्चों को एक जगह बंद कर दिया जाएगा, है ना. The poem then offers a bring glimpse of what childhood should actually be like. और यही जो पोम है वो कहीं ना कहीं हमको एक झलक लेकर आएगी, दिखाएगी झलक कि कैसा बचपना होना चाहिए. What childhood should actually be like, which is full of freedom, जहाँ पे पूरी तरीके से आज़ादी होनी चाहिए, जॉय होना चाहिए, प्राकृतिक तौर पे बच्चों को आज़ादी हो, है ना. दिस सेक्शन ऑफ द पोम इज इफेक्टिव पेस्टोरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडलिक नेचर. अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है डियर स्टूडेंट, जिसको आपको समझना है. यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो सेक्शन है पोम की, वो बहुत इफेक्टिवली क्या, एक पेस्टोरल है ना, a representation of idyllic nature. अब पेस्टोरल से क्या समझ रहे हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडलिक नेचर, यानी आइडलिक का मतलब लाइक एन आइडल, एक्सट्रीमली हैप्पी, पीसफुल और पिक्चर्स क्यू ना. कहीं ना कहीं एक जगह आप देखोगे कि बहुत ज्यादा अच्छे से हैप्पीनेस को भी इस पोम में दिखाया गया है. The kind of instinctive behavior depicted here, the poem implies, is what the boy should be occupied with, not getting stuck in people's chimney. अब इस पोम में इंतरहित तरीके से ये बताया गया है, क्या बिहेवियर ना, बिहेवियर दर्शाया गया है. द पोम इम्प्लाइज, जो पोम है वो बताती है, इज वॉट द बॉयज शुड बी ऑक्यूपाइड विथ, है ना, बच्चों को किसके साथ इन्वॉल्व होना चाहिए, किसके साथ ऑक्यूपाइड नहीं होना चाहिए. नॉट गेटिंग स्टक इन पीपल्स चिमनी ना, और किस तरह से उनको स्टक नहीं होना चाहिए, फंसना नहीं है. अनएबल टू मूव, और ना जहाँ पे फंस जाते हो, हिल नहीं पाते. वर्किंग ऑल द डे जस्ट टू एबल टू ईट, और इसलिए वो लोग काम कर रहे हैं बिकॉज उनको खाना ही है और कुछ नहीं करना. दिस विजन सीम्स टू इमर्ज फ्रॉम टॉम्स इमेजिनेशन इंस्टिंक्टिवली, और यही चीज जो है वो टॉम की इमेजिनेशन में देखने को मिल रही इंस्टिंक्टिवली. अब यहाँ इंस्टिंक्टिवली का मतलब क्या होता है? देखिए, इन अ वे दैट इज नॉट थॉट अबाउट प्लान, है ना, जो कि उसका ऑलरेडी प्लान्ड नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस ऐसे एक सपना आता है, जबकि उसका कुछ ऐसी ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन ये इनहेरेंट है कि बच्चे आज़ादी चाहते हैं. दो टॉम नोज डीप डाउन व्हाट चाइल्डहुड शुड बी लाइक, उसको कहीं ना कहीं बताया बच्चे को कि सपना देख के ना, वो बताना यही चाह रहा है इस पोम में, जो हम आगे एक्सप्लेनेशन देखेंगे, कि कहीं ना कहीं उनको पता चलेगा कि किस तरह से वो सपना देखता है और चीज़ों को समझता है ना, उसके अंदर भी एक भाव है, बचपना होता क्या है. All in all, then the boy's hardship combined with the innocence of this part of dream, और इसी part of dream के साथ बच्चों का जो भोलापन है वो हमको जुड़ता हुआ दिखेगा ना. बच्चे कितने भोले होते हैं, उनके भोलेपन को इस पोम में दर्शाया जाएगा. कास्ट डाउट ऑन द ट्रूथफुलनेस ऑफ द पोम्स कंक्लूजन, कहीं ना कहीं हमको इसकी सच्चाई का थोड़ा डाउट होता है जब हम कंक्लूजन पे आते हैं. कंक्लूजन का मतलब होता है उपसंहार पे, दैट द स्वीप्स only need to their duty in order for God to take care of them and make them happy, है ना. अब आखिरी में जब हम पोम में आएंगे, जब एक्सप्लेनेशन में देखेंगे, तो हमको ये पता चलेगा कि कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा. बच्चे लोगों को माइंड में खोप है कि परमपिता भगवान हैं जो उनको क्या करेंगे, उनकी ख्याल रखेंगे, उनको समझेंगे. अगर वो ड्यूटी अच्छे से करेंगे ये वाली, तो भगवान उनको देखेंगे. तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है कि भगवान का मेंशन कर देना वहां पर क्या उनको छुटकारा दिला देगा. तो कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी हैं जो हमको समझनी है. अब देखिए, अगला थीम जो है इस पोम का वो है रिलीजन एंड रिडेम्पशन. अब रिलीजन और रिडेम्पशन से हम क्या समझते हैं? रिलीजन का मतलब होता है
हमारा आसपास जो आप देख पाते हो ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब किस में आते हैं? रिलीजन में आते हैं, है ना, धर्म में आते हैं। रिडेम्पशन, अब रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है? देखिए, दी एक्शन, है ना, दी एक्शन ऑफ सेविंग और बीइंग सेव्ड फ्रॉम सिन, है ना। रिडेम्पशन मतलब इस तरह से अपने आप को बचाना पाप से, ना, एक ऐसा एक्शन, एक ऐसी क्रिया। तो ऑन द सरफेस ऑफ इट, अगर हम इसकी सरफेस की बात करते हैं, सतह की, द चिमनी स्वीप इज अ पोम अबाउट सेलिब्रेशन। कहीं ना कहीं ये जो पोम है वो सेलिब्रेशन के ऊपर बेस्ड है। सेलिब्रेशन का मतलब होता है मोक्ष, फ्रॉम द लाइफ ऑफ हार्डशिप्स, ना, जो कठिनाइयों का, जो परिस्थितियां हैं, उनमें जो परेशानियां हैं, उनके रिगार्डिंग यहां पर बात की गई। Young boys forced into working London's chimney look to religion as a way of finding hope amid the misery। अब जब हम पोम पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो वहां हमको ये भी पता चलेगा कि किस तरह से वो जो सपना देखते हैं, वहां पे एक एंजल आएगी, वो उनको बचाएगी। तो कहीं ना कहीं रिलीजन का भी एंगल है। अब देखिए, एंजल जो होती है, एंजल कहाँ पे है? एक हमारे जो क्रिश्चियन लोग हैं, उनका मानना है एंजल होती है। हमारे यहाँ बहुत सारे भगवान हैं, लेकिन उनके यहाँ एंजल होती है। तो वो एंजल क्या करती है? उन लोगों को आएगी और उनको बचाएगी। तो कहीं ना कहीं ये उनका जो एक होप है, उनसे जुड़ा हुआ है। उनको वो दयनीय स्थिति, मिजरी, यानी एक अनहैप्पीनेस और सफरिंग से बचाएगी। दिस होप दे सीम टू थिंक कम्स फ्रॉम क्रिश्चियन रिलीजन। और कहीं ना कहीं जो क्रिश्चियन रिलीजन है, वहां से हमको ये देखने को मिलेगा। No matter the suffering in earthly life, each good boy who is well behaved and dutiful will be rewarded with the joy and God for his father। हम कहते हैं ना, कर्म करो फल की चिंता ना करो। वैसे ही बच्चों के माइंड में भी ये भाव आ रहा है, आएगा, है ना। जो हम पढ़ेंगे हम समझेंगे कि किस तरह से वो बताएंगे कि बच्चे सपना देखते हो, भगवान से उम्मीद लगाते, एंजल उनको बताएगी कि भगवान आपके लिए है, आप मेहनत करें, वो आपको फल देंगे। तो भगवान आपकी पिता है। However, the poem questions whether this is actually true and suggests it might just be convenient way of making those boys into obedient little workers। तो कहीं ना कहीं, है ना, ये बात तो सही है, एंड सजेस्ट, ये हमको अंदेशा देती है, बताती है, इट माइट जस्ट बी ए कन्वीनियंट वे, कहीं ना कहीं ये कन्वीनियंट है ना, फिटिंग इन अ वेल विद पर्सन्स नीड्स एक्टिविटीज इन प्लान, कहीं ना कहीं फिट हो रहा है, माइट बी कन्वीनियंट वे ऑफ मेकिंग थूज बॉय इनटू ओबीडियंट लिटिल वर्कर्स। कहीं ना कहीं ये चीज उनको ओबीडियंट लिटिल वर्कर्स की ओर ले जाती है। On the surface level, Tom's vision undoubtedly does offer a brief glimpse of hope and salvation। कहीं ना कहीं अगर आप इसकी बात करो तो यहां पर ना टॉम भी है हमारा एक और कैरेक्टर, उसको हम समझ लेते हैं। ये जो टॉम का विजन जो है, बिना अनडाउटेडली ना, यहाँ पे कोई शक की बात ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है। डज ऑफर ब्रीफ ग्लिम्स, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झलक हमको दिखाता है। ग्लिम्स का मतलब झलक, ऑफ होप एंड सेलिब्रेशन, है ना। जो सपना देख रहा है वो कहीं ना कहीं होप और मोक्ष की बात करता है। एन एंजल विजिट हिम, एक एंजल आएगी उसके पास, ब्रिंगिंग अ मैसेज फ्रॉम गॉड, जो भगवान का मैसेज लेकर आएगी। दिस एंजल फ्रीज द डेड बॉयज, और ये जो एंजल है वो बच्चों को क्या करेगी? फ्री करेगी। एंड दे आर अलाउड टू फ्रॉलिक फ्रीली इन नेचर बिफोर असेंडिंग टू हेवन। जब वो असेंडिंग में गिरेंगे, हेवन में जाएंगे, ऊपर जब जाएंगे, चढ़ेंगे, हेवन की ओर चढ़ना, असेंड मतलब चढ़ना है, जब वो चढ़ेंगे तो उस समय क्या है, उसके पहले वो लोग क्या करेंगे? एंजॉय करेंगे ना। फ्रॉलिक का मतलब होता है प्ले और मूव अबाउट चेयरफुल, बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करना, आगे जाना, है ना। तो दिस पार्ट ऑफ द ड्रीम सीम्स लेजिटिमेट एंड रिंग्स ट्रू अ ब्लैक्स आइडिया। कहीं ना कहीं ये जो आइडिया कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लेजिटिमेट है, वैधानिक है ना। यहाँ पे भी एक उम्मीद की जाती है सरकार की तरफ भी कि क्या पता उस समय जो लोग हैं, जो गवर्नमेंट है, वो कुछ ना कुछ करे, उनके लिए लॉ और एक्ट लेकर आए। एंड रिंग्स ट्रू टू ब्लैक्स आइडिया अबाउट चाइल्डहुड, और कहीं ना कहीं चाइल्डहुड के बारे में उनको जानकारी देगी। दैट इज इट शुड बी फ्री, इमेजिनेटिव एंड जॉयफुल, यानी बचपना क्या होता है? बहुत आजाद होना चाहिए, इमेजिनेटिव होना चाहिए और जॉयफुल होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट। अब यहां पर लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट का अर्थ क्या होता है? साहित्यिक संदर्भ, ठीक है। The Chimney Sweeper was published as a part of the Innocence section of William Black's best-known work, Songs of Innocence and Experience। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। अब देखिए, हमको सबसे पहले तो ये समझना पड़ता है ना कि साहित्यिक कॉन्टेक्स्ट क्या है, संदर्भ क्या है, यहाँ पे कुछ लिटरेचर का क्या जुड़ाव है। तो इसीलिए हम इसको समझ रहे हैं। तो चिमनी स्वीपर जो है उसको पब्लिश किया गया था एज अ पार्ट ऑफ द इनोसेंस सेक्शन, है ना। एक इनोसेंस सेक्शन है विलियम ब्लैक की बेस्ट नोन वर्क सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस का और एक्सपीरियंस का।
फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1794, सबसे पहले पब्लिश किया गया कब? 1794 में। दो द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस वॉज ऑल्सो ना पब्लिश्ड इंडिविजुअली अ फ्यू ईयर्स प्रायर, ना इसको बहुत पहले भी पब्लिश कर दिया गया था। दिस बुक ऑफ पोम, ये जो बुक है पोम की, असेंशियली डिजाइन टू एक्सप्रेस स्पेसिफिक मॉरल्स, कहीं ना कहीं कुछ स्पेशल स्पेसिफिक कुछ अंतर्निहित चीज़ें जो हैं ना, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं, मॉरल्स जैसे कि मॉरल इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको बताता है। दो ब्लैक रेजिस्ट ओवर सिंप्लीफाइंग डिफिकल्ट सेक्शंस, और जहाँ पर वो क्या करते हैं ना, ओवर सिंप्लीफाइंग से बचते हैं वो, है ना कहीं वो रेजिस्ट करते हैं अपने आप को ओवर सिंप्लीफाइंग से। तो डिफिकल्ट सिचुएशन यानी वो कहीं ना कहीं जो पोम लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो जो पोम की जो बातें बता रहे हैं ना, अब सिंप्लीफाइंग तो कर रहे हैं ऐसा नहीं, लेकिन वो ओवर सिंप्लीफाइंग नहीं, हाँ वही समझते हैं कि जो पोम लिखी जा रही है, जो बताई जा रही है, वो कहीं ना कहीं उनके कंडीशंस को बहुत अच्छे से बता देगी। As in the chimney sweeper, there is often a great deal of ambiguity and suggestive imagery in these poems. अब देखिए कहीं ना कहीं क्या होगा, अलग अलग ना एम्बिग्यूटी एंड सजेस्टिव इमेजरी, अलग अलग तरह की इमेजरीज और सजेस्टिवनेस हमको देखने को मिलेगी। ब्लैक्स वर्क इज ऑल्सो जनरली फुल ऑफ अपोजिट्स, है ना, यहाँ पर अपोजिट्स है, जक्सटापोजिशन है, कोई भी दो चीज़ों को सामने रखते हैं, है ना। चाइल्डहुड हो गया जैसे एडल्टहुड हो गया, है ना, तो बचपना है और एडल्टहुड, उनको जस्ट अपोजिट कर दिया, एक सामने रख दिया, है ना, अपोजिट चीज़ों को सामने रख दिया। लाइफ वर्सेस डेथ, ना लाइफ और डेथ को सामने रख दिया, है ना, ऑपरेशन और फ्रीडम, है ना, आज़ादी और कैद होना, है ना, ये दोनों चीज़ें जो है तो इनकी पोम्स में देखने को मिलता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है कॉन्टेक्स्ट, कि इनका कॉन्टेक्स्ट हमको समझना है कि पोम में ये चीज़ें जो ऐड करते हैं ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि एक बार उसको हम समझ लें। ऑल विच अप्लाई टू चिमनी स्वीपर, और कहीं ना कहीं ये सब कुछ जो है चिमनी स्वीपर में अप्लाई किया गया है। A key poetic influence on Black was John Milton. अब देखिए जॉन मिल्टन जो है कहीं ना कहीं जो पोएट है, कोई ना कोई पोएट ऐसे होते हैं जो दूसरे पोएट से भी इंस्पायर होते हैं। तो ये जो पोएट हैं जॉन मिल्टन नाम के बहुत फेमस पोएट थे, उनसे इंस्पायर थे। उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखा, पैराडाइज रीगेन लिखा, है ना, क्रिएटिवली एग्जामिन्ड ह्यूमन काइंड्स रिलेशनशिप, उन्होंने ह्यूमन काइंड की रिलेशनशिप को एग्जामिन किया। बट ब्लैक वॉज ऑल्सो वाइड रीडर ऑफ रिलीजियस स्कॉलरशिप, और कहीं ना कहीं जो ब्लैक थे वो बहुत बड़े वाइड रीडर थे, ना, बताने वाले थे, विच अनडाउटेडली प्लेड अ फॉर्मेटिव रोल इन हिज पोएट्री, और उन्होंने कहीं ना कहीं अनडाउटेडली बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले किया। ब्लैक वॉज नॉट वेल नोन एज पोएट इन हिज टाइम, जब उनकी बात होती है, जब पोएट थे वो, है ना, लाइक आपको पता होगा कोई भी पोएट जो होता है फेमस होता है ना, लेकिन ब्लैक वॉज नॉट वेल नोन पोएट ऑफ हिज टाइम। जिस समय की हम बात कर रहे हैं आज हम उनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन जिस समय वो थे उस समय लोगों का मानना नहीं था उनको पोएट की तरह, उतने फेमस नहीं थे वो। एंड मैनी ऑफ हिज कंटेम्प्रेरी कंसिडर हिम टू बी मैडमैन, और बहुत से लोग तो ऐसा कहते थे कि वो पागल आदमी है। देखो इतनी अच्छी कविताएं लिखने वाला आदमी पागल कैसे हो सकता है, हम यही करते हैं, जो समझदार होता है उसको पागल बना देते हैं। ही वर्कड प्राइमरली एज अ पेंटर, उन्होंने क्या करा, पेंटर, प्रिंट मेकर और इंग्रेवर की तरह काम किया, है ना। वो एक पेंटर थे, प्रिंट मेकर थे, इंग्रेवर थे। इंग्रेवर का मतलब क्या होता है, a person who cuts or carves text or design on the surface of hard objects, ना एक आदमी जो क्या करता है, काटता है चीज़ों को, है ना। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी स्कल्पचर्स को इंग्रेव करके बनाया जाता है ना, काट के किसी को शेप में लाना इंग्रेवर कहलाता है। एंड ही फेल्ट दैट हिज पोइट्री वॉज मिसअंडरस्टूड इन हिज एरा, और उनका मानना ये था कि जो उनकी पोम है उसको कहीं ना कहीं लोग अच्छे से नहीं समझते। He did not enjoy the success of some of the other poets, जैसे बाकी पोएट्स से उन्होंने इंजॉय किया, अपनी सक्सेस को उन्होंने इंजॉय नहीं किया। सच एज विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल कॉलरिज, वो उसी समय के लेखक हैं। विलियम जो ब्लैक है हमारे, वो भी उसी समय के पोएट है, लेकिन इन दोनों लोगों को बहुत सक्सेस मिलती है, लेकिन उनको इतनी सक्सेस नहीं मिल पाती। दिस सेंस ऑफ आइसोलेशन गिव्स ब्लैक पोएट्रीज रेडिकल एंड प्रोफेटिकल क्वालिटी, इसी कारण ये सब कुछ चीजें जो हैं वो हमको क्या देखने को मिलती है, इस पोम में देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं प्रोफेटिक क्वालिटी, है ना। कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि जो लोग बहुत विद्वान होते हैं, समझदार होते हैं, नबी लोग होते हैं, वो क्वालिटी यहाँ पे उनकी देखने को मिलती है
रेडिकल अप्रोच देखने को मिलता है, सीधे सीधा कहने का कथन देखने को मिलता है। हिज पोम ऑफन सीम लाइक स्मॉल एक्ट्स, उनकी जो पोम है कहीं ना कहीं छोटे एक्ट्स की तरह देखने को मिलती है। रिबेलियन अगेंस्ट द स्टेटस को ऑफ द स्टेट, अब यहाँ पे स्टेटस को जो होता है, उस समय की जो स्टेटस है, उस समय की जो कंडीशन है, उसके बारे में देखने को हमको मिलता है। यहाँ पर बहुत इजीली, बहुत अच्छे तरीके से उस चीज को वो समझा देते हैं। Also important to Black's work is the idea of the visionary, that is art that radically reimagines the world, है ना, एक ऐसी कला जो पूरी दुनिया को रीइमेजिन करती है। यही चीज जो है हमको देखने को मिलती है, क्योंकि वो एक विजनरी हैं, चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, इमेजिन करते हैं। उनको देखने से ऐसा लगता है कि वो एक पूरी दुनिया का निर्माण कर देंगे, है ना, अपने विजन के द्वारा, अपने आर्ट के द्वारा। There are many accounts of black witnessing angels or the spiritual phenomena, and these experiences play into the prophetic quality. अब यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है, देखिए There are many accounts, बहुत सी जानकारी हमारे पास अवेलेबल हैं ब्लैक के रिगार्डिंग, ब्लैक विटनेसिंग एंजल्स और अदर स्पिरिचुअल फिनोमिना, जो अलग अलग ना ब्लैक के साथ ये है कि वो विटनेस करते हैं, मौजूदगी देखते हैं, महसूस करते हैं कि इनकी एंजल्स की और स्पिरिचुअल फिनोमिनास की, है ना। एंड दीज एक्सपीरियंसेस प्ले इनटू प्रोफेटिक क्वालिटी ऑफ हिज राइटिंग, और यही चीज जो है वो हमको नबी तौर पे देखने को मिलती है उनकी पोम्स में। बहुत अच्छे तरीके से फिलोसॉफिकल तौर पे बहुत अच्छी तरीके से उन चीजों को वो उतार देते हैं अपनी पोम्स में, है ना। स्पिरिचुअल फिनोमिना को भी याद रखिएगा, ठीक है, एक्सपीरियंसेस को याद रखिएगा, है ना। उनका एंजल्स का जो है व्यू पॉइंट से वो भी पोम में डाल देते हैं। He is often grouped together with the romantic poets, और उनको क्या किया जाता है डियर स्टूडेंट, जो रोमांटिक पोएट्स हैं उनके साथ रखा जाता है, जैसे कि वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज। उस समय इतनी इज्जत नहीं दी, लेकिन आज बहुत इज्जत दे रहे हैं हम। एंड हिज वर्क डज शेयर सर्टेन कॉमन ग्राउंड विद द आइडियल ऑफ रोमांटिसिज्म, और कहीं ना कहीं जो आदर्श है रोमांटिसिज्म का, उसके साथ भी क्या होता है, यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि चीजें शेयर करता है। That dominated the late 19th and early 18th century, जो क्या करता है, डोमिनेट करता है 17th और 18th सेंचुरी को, है ना। यहाँ पर अर्थ साफ है कि जो रोमांटिसिज्म है, अब आप लोगों को पता होगा रोमांटिसिज्म का मतलब क्या होता है। रोमांटिसिज्म का मतलब ये होता है जहां पे प्रकृति की बात की जाती है ना, प्रकृति, जहां प्रकृति की ओर आओ, इन चीजों के रिगार्डिंग, तो यही बात यहाँ पर। तो 17th और 18th सेंचुरी में ये पार्ट जो था बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा था, तो कहीं ना कहीं उनकी पोएट में प्रकृति की ओर आने की बातें लिखी हुई हैं। These ideals include the importance of childhood, वहीं कहीं ना कहीं इन आइडियल्स में, इन आदर्शों में चाइल्डहुड की जानकारी हमको देखने को मिलती है। द इमेजिनेशन, कहीं ना कहीं हमको कल्पनाओं को देखने को मिलता है। एंड पावर ऑफ नेचर, और प्रकृति की शक्ति को देखने को मिलता है। Perhaps the most essential element of this particular poem's literary context is its partner poem in songs of experience, है ना। इनकी और भी poems है जो यहाँ पर दी गई हैं, तो कहीं ना कहीं उनको importance में मुझे झलकता है। तो perhaps, शायद the most essential element, जो सबसे महत्वपूर्ण element जो है of this particular poem's literary context, इस poem को literary context सबसे important part है, is its partner poem in the songs of experience, जो इनकी साथ वाली पोम से उनका रोल भी यहाँ पर बहुत बड़ा है। This other poem has the same title, The Chimney Sweeper, ना ऐसी एक और पोम है जिसका टाइटल चिमनी स्वीपर है, जो क्या करता है, इफेक्टिवली उसके बारे में बताता है जो उसी के साथ जुड़ी हुई है। तो आप लोग देख पाओगे कि एक और पोम है यहीं पर, तो आप उसको भी पढ़ सकते हो, वो भी बहुत अच्छे से उन्होंने लिखी हुई है। अब हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हम क्या समझते हैं, ऐतिहासिक संदर्भ, है ना। अब देखिए ये चीजें तो हमने पढ़, लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट हमको समझ में आ गया, कहीं ना कहीं जो पोम वो लिख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी सोच समझ अलग अलग हिस्सों से अटैच्ड है ना। उनके पारिवारिक क्षेत्र हो गया, उनका जीवन हो गया, है ना, उस समय के लोगों के द्वारा उनके ऊपर कथन या टिप्पणियाँ किया जाना, कहीं ना कहीं जो वो लिख रहे हैं, जो समझाना चाह रहे हैं, उनका स्टाइल क्या है, उनका बोलना क्या है, उनकी सोच क्या है, वो सब कुछ वहाँ इंक्लूड हो गया। लेकिन ऐतिहासिक कॉन्टेक्स्ट ना, अब ये जो पोम लिखी है कहीं ना कहीं कुछ तो कारण होगा ही ना। तो चिमनी स्वीपिंग वॉज अ हॉरिफिक फॉर्म ऑफ वर्क। अब अगर हम बात करते हैं चिमनी स्वीपर की, है ना, चिमनी स्वीपिंग का मतलब क्या होता है, साफ करना ना। तो चिमनियों को साफ करने वाली बात है, वो एक बहुत ही हॉरिफिक, बहुत बुरा, बहुत भयानक
मोस्टली इन्फ्लिक्टेड ऑन चिल्ड्रन, है ना, हॉरिफिक फॉर्म ऑफ वर्क, ऐसा काम था जो उन लोगों पे थोपा गया था, या इन्फ्लिक्टेड से आप ये समझ सकते हो एब्यूज और टू बी सफर्ड बाय समवन और समथिंग। बच्चे क्या थे, उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लिक्टेड थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। रफली स्पीकिंग, ऐसे सामान्य तौर पर अगर हम कहें, दिस फोर्स्ड लेबर वॉज मोस्ट प्रोमिनेंट बिटवीन द ग्रेट फायर ऑफ लंदन, है ना, ये जो बहुत है, ये फोर्स्ड लेबर है ना, फोर्स लेबर है, जबरदस्ती किसी से काम करवाना, वॉज मोस्ट प्रोमिनेंट, जो बहुत ज्यादा क्या था, महत्वपूर्ण था, उसमें प्रोमिनेंट था। कब? जब ग्रेट फायर ऑफ लंदन था, है ना, एंड एवोल्यूशन इन 1875, ये दो मूवमेंट है ना, ये दो मोमेंट्स हैं, दो कंडीशंस हैं, उस समय की घटनाओं के बारे में बताया जा रहा है। तो उस समय जो दो घटनाएं थी, एक ग्रेट फायर ऑफ लंदन और एक एवोल्यूशन ऑफ 1875 जो था, उस समय ये बहुत ज्यादा प्रचलित था। Ironically, it was regulation after the Great Fire that made England chimneys more angular and narrow, है ना, ग्रेट फायर के बाद ही क्या हुआ, जो चिमनीज थी उनको बहुत ज्यादा एंगुलर और नैरो बना दिया गया, मेकिंग चिल्ड्रन प्रेटी मच द ओनली पीपल स्मॉल इनफ टू गेट इनसाइड देम टू क्लीन देम। अब क्या हुआ था कि इतना ज्यादा जब ग्रेट फायर की कंडीशन आई थी, तो उसके कारण उन लोगों ने क्या करा, उन लोगों ने चिमनियों को बहुत छोटा बना दिया। अब इसी कारणवश क्या होता था, बड़े लोग चिमनी में जा नहीं सकते थे, छोटे बच्चों से काम करवाते थे, ताकि क्या हो, छोटे बच्चे इजीली उसको साफ कर लें। The speaker and Tom are probably what was technically known as climbing boys, है ना। यहाँ पर जो बच्चे काम करते हुए दिखेंगे पोम में, जब हम आगे अच्छे से देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमको समझ में आएगा कि ये जो बच्चे हैं वो क्लाइंबिंग बॉयज की तरह है ना, चढ़ने वाले। अ गैंग ऑफ चिमनी स्वीपर, ये सभी बच्चे जो हैं, जो चिमनी को साफ करने वाली जब बात आएगी, तो उस गैंग के ये लोग भाग होंगे, वुड बी लेड बाय अ मास्टर स्वीप, और जिसको कौन लेड करेगा, जो मास्टर स्वीप है, उन सभी का हेड, एडल्ट है ना, एन एडल्ट जो कि बहुत बड़ा है, who would get paid by the state authorities to taken on children for work, और जो हेड एडल्ट है, जो उन लोगों से काम करवाएगा, उसको उन लोगों की तरफ से पेमेंट मिलेगा। These master sweeper had to provide lodgings and meals to their group, but this was highly unregulated and as the poem suggests a pretty miserable existence। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि हम पोम पढ़ेंगे आगे जाकर, मैंने यहाँ पे थीम आपको बताई है, तो पोम की जो थीम है और जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, कहीं ना कहीं हमको ये दर्शाने वाला है कि ओवरऑल इन लोगों को खाने पीने के लिए भी दिया जाता था, लेकिन जो एडल्ट, जो इन लोगों को रूल करने वाला व्यक्ति है, वो कहीं ना कहीं उनको अच्छे तरीके से खाना वगैरह नहीं पहुंचाता था। इसी कारणवश क्या होता है, समस्या आ जाती है उन लोगों के लिए, मिसरेबल एग्जिस्टेंस है, दयनीय एक ऐसी स्थिति जहां पे वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, तो ये देखने को मिल जाता है। It is notable that in this deeply religious poem there is no mention of the official church। अब देखिए यहाँ पर कोई भी ऑफिशियल चर्च जो है ना, उसका मेंशन किया नहीं गया है। वो चर्च ऑफिशियल होते हैं उस समय जो थे, जहाँ पे पादरी वगैरह होते हैं, वैसा कुछ चर्च वर्च के बारे में जानकारी हमको नहीं मिलती। The reader is presented with close communion between nature, humanity and God। कहीं ना कहीं जो यहाँ पर हमारा रीडर है, जो पढ़ने वाला है ना, वो प्रेजेंट किया गया है किसके द्वारा, एक कम्युनियन है ना, एक जुड़ाव ना, किसके साथ, नेचर के साथ, ह्यूमैनिटी के साथ, भगवान के साथ, विच इज हाउ ब्लैक फेल्ट रिलीजन शुड बी, जैसा कि ब्लैक के अनुसार रिलीजन होना चाहिए, है ना। अनुसार यही है कि रिलीजन वही जो आपको बचाए, जो आपको समस्याओं से उबारे, है ना, वही। ब्लैक was also writing during the accelerating industrial revolution। जिस समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, उसी समय ब्लैक ने लिखा है, and he saw its economic, social and environmental changes as threat to humankind। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है। अब उस समय की कंडीशन बहुत बहुत ज्यादा बुरी थी ना, तो उस समय उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया, सोशल कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन, सबको देखा, जो कहीं ना कहीं क्या था, चेंज हो रहा था, और एज थ्रेट टू द ह्यूमन काइंड, और कहीं ना कहीं एक समस्या बन गया था, किन के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए। फॉर ब्लैक द फैक्ट्रीज ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रिप्रेजेंटेड अ फॉर्म ऑफ फिजिकल एंड मेंटल इंस्लेवमेंट। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आ रही फिजिकल और एक आ रहा है मेंटल इंस्लेवमेंट। फिजिकल और मेंटल इंस्लेवमेंट से हम क्या समझते हैं, एक तो शारीरिक तौर पर किसी को कैद करके रखना, और मानसिक तौर पर।
आप बोलते हो ना मानसिक तौर पे मैं बीमार हूं ना, बोलते ना भूत प्रेत चढ़ गया, फलाना ठिकाना आ गया, वो लोग कुछ नहीं होता, मानसिक तौर पे बीमार होते हैं। तो वैसे ही यहां पर दो तरीके से एक समस्या आ गई थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था कहीं ना कहीं तरक्की कर रहा था, पर छोटे मोटे लोग जो इनको हम कहते हैं, जिनको मैं कभी छोटा मोटा नहीं कहता, लेकिन आजकल लोग उस वर्ड को ऐसा यूज करते हैं, छोटे मोटे लोग, जबकि वो लोग कौन है? वो लोग हरिजन होते हैं, जो लोग काम करते हैं। उन लोगों का काम करवाया जाता था उन लोगों के द्वारा, और उन लोगों से सारे काम कराने के कारण क्या होता था, बहुत सारी समस्याएं आती थी, कहीं ना कहीं वो मर जाते थे, कहीं ना कहीं ऐसा होता था उन लोगों को मेंटल टॉर्चर होता था, सहन करना पड़ता था, औरतों के साथ गलत करते थे, है ना, और पुरुषों और महिला जो पुरुष लोग होते थे उनको बहुत मेहनत करना पड़ता था, जबरदस्ती रात रात भर जागना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें जो है वो बहुत बहुत बुरी लग रही थी। तो यही चीजें जो है वो उनको मेंटली तौर पर टॉर्चर देती थी, और फिजिकल तौर पर तो वो थे ही। The mind-forged manacles mentioned in his poem London, indeed it was during this period that use of chimney sweeper increased greatly. तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि एक लाइन है माइंड फोर्ज्ड मैनिकल्स, है ना, ये जो कि मेंशन किया गया है, उनकी एक पोम है लंदन में, तो वास्तव में इट वाज ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो ये इसी समय की बात है जब कहीं ना कहीं क्या हुआ, चिमनी स्वीपिंग का जो काम है वो बढ़ गया था। अब हम देखते हैं सिंबल, है ना। अब डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, कुछ चिन्ह होते हैं, जब आप पोम पढ़ोगे तो आपको कुछ चिन्ह दिखेंगे, तो इसीलिए ओवरऑल पोम पूरी तरीके से क्लियर हो जाए, मैं यहाँ पर आपको चिन्ह बता रहा हूँ, उनके बारे में समझा रहा हूँ, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। अगर कोई दिक्कत आएगी तो ओवरऑल आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टॉम डेकर्स हेयर, अब यहाँ की देखिए टॉम कौन है, टॉम डेकर्स हेयर। अब देखिए सबसे पहले तो वहां पर एक बच्चा आएगा, ठीक है, पोम में, वो बच्चे की हेयर जो है वो सिंबल है कहीं ना कहीं। अब देखिए टॉम लैम्ब लाइक हेयर, है ना, टॉम डेकर्स की जो लैम्ब लाइक हेयर है ना, उसके जो सर के बाल है वो किसकी तरह है, लैम्ब की तरह है, इज अ सिंबल ऑफ यूथफुल इनोसेंस, सिंबल फॉर यूथफुल इनोसेंस। अब कहीं ना कहीं क्या है, वो एक सिंबल की तरह है, सिंबल का मतलब चिन्ह की तरह है ना, यूथफुल इनोसेंस का मतलब जवानी की जो भोलापन होता है उसके रिगार्ड। When he is forced to join the chimney sweep gang, Tom Decker has his hair shaved off. अब जब उसको चिमनी को साफ करने के लिए बुलाया गया है ना, तो उसके जो पूरे सर जो हैं उसको मुंडवा दिया गया, ठीक है। तो दिस हेयर इज कंपेयर्ड थ्रू सिमिली टू द कर्ल्स ऑन अ लैम्स बैक। अब कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या किया जाएगा, ओवरऑल उसके जो बाल है ना उसको कंपेयर किया गया किसके साथ, जो लैम्ब है ना, लैम्ब उसके बालों के साथ। तो सिमिली, जहां पे लाइक आता है वहां सिमिली आता है, ठीक है। दिस हेल्प एम्फेसाइज टॉम डेकर्स यूथफुल एंड इनोसेंस लाइक अ लैम्ब ना, लैम्ब कितनी इनोसेंट होती है, कितनी जवां होती है। ही इज यंग एंड डिफेंसलेस, वो यंग है ऐसा नहीं, यूथफुल का मतलब ये नहीं जवां, लेकिन यूथ है, छोटा ही है भले ही पर यूथ में तो है, वो जवां है, यंग है, वो नया नया है। The act of shaving off his hair thus represent a loss of innocence, है ना, उसके बालों को कटवा देना कहीं ना कहीं उसके भोलेपन को कटवाने का एक सिंबल है, as well as the general demeaning of children that took place in industrialized London। और कहीं ना कहीं ये इनको दर्शाता है कहां पर, कि वो लोग अब काम करने आ गए हैं ऐसी फील्ड में ना। ओवरऑल The specific mention of a lamb also has religious connotation, है ना। अब बहुत सारे अर्थ है, कैनोटेशन का मतलब अर्थ है ना, अलग अलग अर्थ है यहाँ पे लैम्ब के भी। लैम्ब जानते हैं क्या होता है, एक भेड़ होती है, उसकी भी अलग अलग अर्थ है। फॉर एग्जाम्पल इज ऑल्सो नोन एज द एग्नस डेई, है ना। अब देखिए अगर हम बात करते हैं जीसस की, तो जीसस जो है ना, जीसस को कहीं ना कहीं और भी नामों से जाना जाता है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, उनको क्या कहा जाता है, एंगस जी कहा जाता है, जैसे कि लैम्ब ऑफ गॉड ना, गॉड किसके, भेड़ों के। एंड द लैम्ब इज ट्रेडिशनल सिंबल ऑफ क्राइस्ट, और कहीं ना कहीं जो लैम्ब है वो क्राइस्ट का सिंबल है। इन ब्लैक्स ओन पोएट्री द लैम्ब इज एन इंपॉर्टेंट फिगर फॉर स्पिरिचुअलिटी, और कहीं ना कहीं यदि आप ब्लैक की पोम्स को पढ़ोगे तो पोम्स को पढ़ते समय आप पाओगे कि जो लैम्ब है ना, जो भेड़ है ना, वो क्या है, एक स्पिरिचुअलिटी का फिगर है, गॉडलीनेस एंड नेचुरल ब्यूटी, है ना, भगवान का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, प्रकृति का प्रतीक है। सी द लैम्ब विच ऑल्सो अपीयर्स इन सॉन्ग ऑफ इनोसेंस, है ना, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में भी हमेशा ये अपीयर होती रही है। The act of shaving additionally could also be seen as an allusion to the biblical story of Samson,
ना एक स्टोरी है, इतना डीप हमको नहीं जाना, लेकिन कहीं ना कहीं एक बिब्लिकल स्टोरी जो है सैमसन की, वहां से इसको लिया गया है, मान सकते हैं ना, एल्यूजन है वो एक तरीके का। In the book of Judges, Samson loses his immense strength when his hair is chopped off while he is sleeping. है ना, अगर किसी का बाल काट दिया जाए जबरदस्ती बिना बताए तो कहीं ना कहीं उसको बहुत बुरा लगता है। तो ऐसे ही सैमसन जो थे उनके भी बाल काट दिए गए थे जब वो सो रहे थे। तो उसी तरीके से टॉम डेकर जो है वो क्या करते हैं, अपने जो बाल हैं यूथफुल के ना, बचपने के ना, his youthful joy when hair gets cut off। तो टॉम की डेकर जो है वो क्या करते हैं, उनके जो बाल है ना वो खो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं क्या कहना चाह रहा है, टॉम डेकर लॉस इज यूथफुल जॉय व्हेन हिज हेयर गेट्स कट ऑफ। तो जब उनके बाल कट जाते हैं तो ओवरऑल उन्होंने क्या खो दिया, अपना यूथ खो दिया। अब हम देखते हैं सेटिंग, लाइक कहाँ लिखी गई, किस हेतु से लिखी गई, क्या कारण है, इन सब चीजों को हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। दिस पोम इज सेट इन लंदन। अब ये पोम की सेटिंग याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पोम की सेटिंग लंदन में हुई ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था उस समय की बात है, लेट 1700s में। This London, as Black describe it here and in another poem, is full of pollution, corruption, poverty। अब सेटिंग में अब देखिए, जिस समय लिखी गई थी पोइट्री उस समय लंदन में ना बहुत पॉल्यूशन था, बहुत गंदगी, बहुत करप्शन, ना बहुत बुराइयां फैली हुई थी। द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू, ऑफ द पोम सेटिंग इज द वे दैट इट कॉन्ट्रास्ट ड्रीम विथ रियलिटी। कहीं ना कहीं दो अपोजिट चीजें ना, ड्रीम और रियलिटी, उन दोनों का कॉन्ट्रास्ट करता है, लेकर आता है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब द स्टेट ऑफ बीइंग स्ट्राइकिंगली डिफरेंट फ्रॉम समथिंग एल्स इन जक्सटापोजिशन और क्लोज एसोसिएशन ना, जो दो क्लोज एसोसिएशन में है और उनको हम एक साथ सामने सामने रख देते हैं ना, या दो अलग चीजें उनको कॉन्ट्रास्ट में लाना। तो ड्रीम और रियलिटी जो उन दोनों को साथ लेकर आया जाता है। द पोम स्टार्ट एंड एंड विद अ पिक्चर ऑफ जेन्युइन एंड रियलिस्टिक हार्डशिप। स्टेंजा 1 और 6 में अगर आप देखोगे, जब हम पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि द पोम स्टार्ट, जो पोम की शुरुआत है और जो खत्म होना है वो किसके द्वारा है, विद द पिक्चर ऑफ जेन्युइन एंड रियलिस्टिक हार्डशिप। जो सही है ना, जो रियलिस्टिक कठिनाइयां हैं उसके द्वारा ही शुरुआत हो रही है। The sweeps began the poem in misery and it there too। है ना, स्टार्टिंग भी कैसे होती है, बड़ी दुखद घटनाओं के साथ और दुख के ही साथ वो खत्म हो जाती है। Though they do hold on to some kind of hope। ऐसा नहीं है कि होप नहीं है, बीच में सपना आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमको होप देखने को मिलेगी। अब यहां पर हम बात करते हैं स्पीकर ना, स्पीकर जो बोल रहा है, जो नरेट कर रहा है ना, स्पीकर कौन है इस पोम का। द स्पीकर ऑफ पोम इज यंग चिमनी स्वीप, है ना। अब यहां पर जो है लिखने वाले तो हमारे कौन है, विलियम ब्लैक, लेकिन वो बुलवा किससे रहे, स्पीकर कौन है इस पोम का, वो है छोटा सा बच्चा स्वीपर। द पोम ओपन्स विद सम ऑटोबायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन। जब ये पोम चालू होती है तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ऑटोबायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन चालू होती है, विद द स्पीकर एक्सप्लेनिंग हाउ हिज मदर इज डेड, है ना, किस तरह से उसकी माँ जो है वो खत्म हो गई। ही वॉज सोल्ड इनटू चाइल्ड लेबर, उसको कैसे बेच दिया गया बाल श्रम के कारण। एज अ चिमनी स्वीपर बिफोर ही कुड इवन स्पीक प्रॉपरली, जब वो अच्छे से बोल भी नहीं सकता था उस समय उसको बेच दिया गया। सोचिए कितनी बड़ी कंडीशन है। तो कहीं ना कहीं स्पीकर कौन है, एक छोटा सा बच्चा है जो बता रहा है सारी घटनाओं को। फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द पोम ही इज अ ट्रेजिक फिगर, और कहीं ना कहीं शुरुआत जब होती है पोम की तो वो बहुत ज्यादा क्या है, एक ट्रेजिक फिगर है। ट्रेजिक से हम क्या समझते हैं डियर स्टूडेंट, ट्रेजिक कॉजिंग और कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीम डिस्ट्रेस और सोरो, जहां बहुत सोरो हो, है ना, कैरेक्टराइज किया गया हो, बहुत कठिनाइयां हो। ट्रेजेडी के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। द स्पीकर नरेट्स, अब यहां पर देखिए नरेट्स का मतलब क्या होता है, गिव अ स्पोकन और रिटन अकाउंट ऑफ, को ना बोलकर या लिखकर कोई बताना, द स्टोरी ऑफ न्यू अराइवल इनटू द चिमनी स्वीप गैंग ना। स्पीकर ही है यहां पर जो पूरी जो हमारी पोम में बता रहा है, अपनी कहानी बता रहा है कि वो लोग नए अराइवल हैं, अभी अभी वो लोग वहां पर आए हैं। टॉम डेकर एंड इंडीड ऑफर्स टू सपोर्ट व्हेन ही क्राइज आउट टू फियर, है ना। और यहां पर क्या कहा गया, जो टॉम है, हमको टॉम बुलाएंगे, एंड इंडीड
ऑफर, वास्तव में वो क्या है, ऑफर करता है सपोर्ट व्हेन ही क्राइज आउट टू फेयर, जब वो डरता है, डर के कारण चिल्लाता है। इट्स ऑल्सो द सेम दिस सेम स्पीकर हु एक्ट एज द माउथ पीस, और यहाँ पर एक ही स्पीकर है जो माउथ पीस की तरह काम करता है, यानी बोल रहा है फॉर टॉम डेकर ड्रीम। और टॉम डेकर के लिए भी एक ही व्यक्ति है, एक ही चिमनी स्वीपर है जो उसका सपना भी दर्शा रहा है ना। हमको ये नहीं देखना कि टॉम डेकर देख के अपना बता रहा, नहीं, एक ही स्पीकर है जो सब कुछ बता रहा है यहाँ पर। ड्यूरिंग विच द बॉयज आर टोल्ड टू बी गुड एंड टू बी देयर ड्यूटी, और यहां पर हमको पता चलेगा कि उस सपने में उनको बोला जा रहा है कि आपको अच्छे तरीके से काम करना है, आपको अपनी ड्यूटी को फॉलो करना है, ओवरऑल हर एक काम आपको करना है इन ऑर्डर टू रिसीव गॉड्स लव, ताकि आपको भगवान का प्यार जो है वो अच्छे तरीके से मिल जाए, एंड इन टर्न हैप्पीनेस जॉय एंड फ्रीडम, और उसके उल्टे में आप अगर अच्छे से मेहनत करोगे तो परम ब्रह्म परमात्मा आपको क्या करेंगे, प्यार देंगे, स्नेह देंगे, सब कुछ देंगे। बट देर इज अ रियल सेंस नेविटी टू द स्पीकर्स परस्पेक्टिव, कहीं ना कहीं हमको थोड़ा बहुत लैक ऑफ एक्सपीरियंस भी देखने को मिलता है जब स्पीकर बोलते हैं, सजेस्टिंग द वे दैट चाइल्डहुड इनोसेंस कैन बी एक्सप्लॉइटेड। कहीं ना कहीं क्या होता है, बचपन की जो इनोसेंस है ना, भोलापन है, वो शोषित हो जाता है, एक्सप्लॉइट हो जाता है। The speaker's concluding sentiment that God will protect chimney sweep from all harm chimney sweeping was horrifically डेंजरस। अब देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, द स्पीकर्स कंक्लूडिंग, अब आखिरी में जो कंक्लूडिंग सेंटीमेंट है ना, उनकी जो भावनाएं हैं, सेंटीमेंट अ व्यू और ओपिनियन दैट इज हेल्ड और एक्सप्रेस, जिसको बताया गया है, समझाया गया है ना, दैट द गॉड विल प्रोटेक्ट चिमनी, जो भगवान है वो चिमनी को प्रोटेक्ट करेंगे, स्वीप फ्रॉम ऑल हार्म चिमनी स्वीपिंग वॉज हॉरिफिकली डेंजरस, है ना, जो कि बहुत डेंजरस जगह है जहां पे वो लोग काम कर रहे हैं, वहां पे भगवान उनको प्रोटेक्ट करेंगे। एंड ब्लैक्स पॉइंट सीम्स टू बी टू हाईलाइट द वे दैट द चर्च प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द यंग, और कहीं ना कहीं हमको ये देखने को मिलता है। अब देखिए चिमनी में वो साफ सुथरी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन भगवान अब कहां से आ गए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिलीजियस एंगल जोड़ा है, कहीं ना कहीं ये बताना चाह रहे हैं, वो हाईलाइट कर रहे हैं कि दैट द चर्च प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल, कहीं ना कहीं चर्च भी जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक्सप्लॉयटेशन में छोटे बच्चों के लिए। अब देखिए यहां पर इसीलिए क्योंकि जब आप पोम पढ़ोगे तो आपको इसकी जानकारी और अच्छे से हम पता कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं राइम स्कीम पे ना, राइम। अब हम इससे क्या समझते हैं, आप जब छोटे थे आपने एक बहुत प्यारी पोम सुनी होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ वर वंडर हाउ यू आर अप अबव द स्काई लाइक इन डायमंड इन द स्काई। तो कहीं ना कहीं क्या है, आखिरी में एक ऐसे वर्ड्स आते हैं जो राइम कर देते हैं, जिसके कारण सॉन्ग बन जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर हम देख रहे हैं। द चिमनी स्वीपर इज रिटन इन क्वाड्रेंट्स, ये जो पूरी की पूरी पोम है उसको क्वाड्रेंट्स में लिखा गया है। अब यहाँ पर क्वाड्रेंट्स का मतलब क्या होता है, अ स्टेंजा ऑफ 4 लाइन, एक ऐसी स्टेंजा जो 4 लाइनों का है, स्पेशली वन हैविंग अल्टरनेट राइम्स, जहाँ पे अल्टरनेट राइम्स होते हैं, कैन बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू 2 राइम्ड कपलेट्स, जिनको 2 राइम्ड कपलेट्स में क्या किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, जैसे ए और बी है ना, ए होगा फिर बी आएगा। ओवरऑल दिस रेगुलर स्कीम हेल्प विद द इजी फ्लो ऑफ द पोम, कहीं ना कहीं ये हमको पोम में इजीली जाने के लिए निर्दिष्ट कर देती है ना, रेगुलर स्कीम है इसकी, तो हमको हेल्प करती है इजी फ्लो ऑफ द पोम ना, इजीली फ्लो होती है, विच अगेन इज कॉमन टू बी ब्लैक साउंड ना, ब्लैक की पोम में बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी देखने को हमको मिलती है, अ सिंप्लिसिटी दैट होल्ड्स कॉम्प्लेक्स आइडियाज इन प्लेस। और कहीं ना कहीं हम यहाँ पर ये भी देख पाते हैं कि कितने कॉम्प्लेक्स आइडियाज जो हैं ना इजीली हमको देखने को मिलते हैं, दैट होल्ड्स कॉम्प्लेक्स आइडियाज इन प्लेस, है ना, बहुत ईजी तरीके से समझ में आ जाता है। समटाइम्स द राइम्स कम्स एज काइंड ऑफ कॉन्सेप्चुअल पेयर, और कभी कभी क्या होता है जो राइम्स होती हैं वो कम होती हैं, कैसे, अ काइंड ऑफ कॉन्सेप्चुअल पेयर ना, कॉन्सेप्चुअल पेयर की तरह भी राइम्स आती हैं, जैसे कि बेयर हेयर, देखिए बेयर हेयर, देख रहे हैं, राइम इन द लाइन 7 एंड कॉन्ट्रास्ट टॉम बिफोर एंड आफ्टर इज शेप्ड ना, कॉन्ट्रास्ट किया गया, बेयर हेयर ना, हेयर थे फिर बेयर चले गए, आए गए, तो ये किस तरह से कॉन्ट्रास्ट किया गया है ये राइम देख पाएंगे। फॉर्म को देखते हैं हम। द चिमनी स्वीपर इज मेड अप ऑफ 6 क्वार्टरेंस, जो चिमनी स्वीपर है उसको 6 क्वार्टरेंस में बनाया गया है, जहां पे 4 लाइन स्टेंजास हैं, 4 लाइन का स्टेंजा कहते हैं क्वार्टरेंट को।
दिस काइंड ऑफ फॉर्मेट इज टिपिकल ऑफ ब्लैक पोम। अगर आप ब्लैक जो हैं, जो हमारे पोएट हैं, उनकी पोम को जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको ये सब कुछ देखने को ईजिली मिल जाएगा, स्पेशली थ्रूज इन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। अगर आप सॉन्ग ऑफ इनोसेंस की बात करते हो तो वहाँ पर भी आपको यही देखने को मिलेगा, है ना। और एक्सपीरियंस भी उनकी पोम्स के एल्बम है उसकी बात कर रहे हैं। द सिंप्लिसिटी एंड रेगुलरिटी ऑफ द पोम ऑफ द फॉर्म सपोर्ट्स द डिस्कशन ऑफ चाइल्डहुड। अब कहीं ना कहीं यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, जो सिंप्लिसिटी है ना, साधारणपन, और रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी ना, ऑफ द फॉर्म सपोर्ट्स द डिस्कशन ऑफ चाइल्डहुड। कहीं ना कहीं क्या करता है ये, कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है किसको, चाइल्डहुड को, बचपने को। ऑलमोस्ट एज इफ इट्स नर्सरी राइम और चाइल्डहुड फेबल। जैसे कि बच्चों ने नर्सरी राइम्स होती हैं बच्चों की, वैसी यहाँ पर भी हमको देखने को मिलती है। द पोम फ्लोज ईजिली। अब यहाँ पे जो पोम है बहुत ईजिली बहती हुई दिखती है। मिमिकिंग द वॉइस ऑफ चाइल्ड, और कहीं ना कहीं बच्चों की आवाज़ की मिमिक्री या मिमिक बोलते हुए देखने को मिलती है। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स यहाँ में हमने बहुत अच्छे तरीके से फॉर्म को समझा। अब देखिए देयर आर, और भी हम फॉर्म में एक चीज और ऐड कर रहे हैं, देखिए देयर आर 4 डिस्टिंक्ट सेक्शन ऑफ पोम। इस पोम के अलग अलग सेक्शन हैं ना। द फर्स्ट स्टेंजा इज असेंशियली द स्पीकर्स इंट्रोडक्शन। जो पहला स्टेंजा है पोम का वो कहीं ना कहीं क्या है, स्पीकर का इंट्रोडक्शन है, जहां स्पीकर अपने बारे में बताएगा टू द मिजरी एंड हार्डशिप ऑफ लाइफ ऑफ चिमनी स्वीप। ये कितनी सारी कठिनाइयाँ होती हैं, समस्याएं होती हैं जीवन की, जो कि हमको देखना है। द सेकेंड स्टेंजा इज टॉम डेकर्स अराइवल इनटू द चिमनी स्वीप गैंग। और वहीं पे सेकेंड स्टेंजा में हम देखेंगे कि टॉम जो है वो कैसे आता है स्वीप करने के लिए, है ना। फॉलोड बाय द शेविंग ऑफ हिज हेड, कैसे उसके हेड को साफ कर दिया जाता है। The third, fourth, fifth stanzas all deal with Tom Decker's dream, जो कि टॉल डेकम जो है ना, टॉम है, उसकी जो सपना है, सपने के साथ जो है वो पोम की लाइनें डील करेंगी। विच हैज़ एलिमेंट ऑफ पेस्टरल पोएट्री, है ना, जहाँ पर पेस्टरल पोएट्री, अब उसका मतलब क्या होता है, आइडलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचर। पेस्टरल पोएट्री से हम ये समझते हैं जहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से खुशी खुशी क्या करते हैं, नेचर को दिखाते हैं। It also smuggles in what could be interpreted as a kind of brain washing। और कहीं ना कहीं हमको एक चीज और देखने को मिलती है, ब्रेन वॉशिंग वाला पार्ट भी देखने को मिलता है। That is the dream reinforces the message of Tom Decker will have been hearing from the adults in charge of him, such as the master sweep and the church administration, that he could be a good boy and get on it with his work. The final stanza take place after the dream, with Tom and the speaker setting off for her work the next morning। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये एक स्टेंजा होगा जहाँ पर हम देखेंगे वो सपना देखेगा, और कहीं ना कहीं यहाँ पर ये सपना जो है कहीं ना कहीं चीज़ों को जोड़ता हुआ हमको देखने को मिलने वाला है। इस सपने में एंजल आएगी, है ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट को डाला है। और जो आखिरी की जो स्टेंजा होगा वहाँ पर हम क्या देखेंगे कि किस तरह से जो सपना है ना वो प्ले कर रहा है रोल उनकी लाइफ में, लेकिन उसके बावजूद भी उनको काम करने के लिए अपनी फील्ड में उतरना है। विद टॉम एंड द स्पीकर सेटिंग ऑफ हर वर्क विद द नेक्स्ट मॉर्निंग। हाँ, सपना देख लिया लेकिन उसके बाद उनको वापस से काम के लिए आगे जाना है। अब हम देखते हैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन पार्ट। अब जैसे कि ओवरऑल हमने हमारी पोम के बहुत सारे पार्ट जो कि एक्सप्लेनेशन का ही पार्ट है, लेकिन अब पोम की जो ओरिजिनल एक्सप्लेनेशन, लाइन बाय लाइन जो एक्सप्लेनेशन है वो हम करेंगे। इसके पूर्व में हमने हर एक चीज को समझ लिया, बैकग्राउंड देख लिया, थीम देख लिया, हर एक चीज कवर कर ली। अब मुझे नहीं लगता कि अब ये जब पोम मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, एक्सप्लेन करूंगा और एनालिसिस करूंगा इस पोम का, तो आप लोगों को ये पोम कंठस्थ हो जाएगी, कुछ भी नहीं रहेगा ऐसा समझने वाला जो छूट गया है। एक ही वीडियो में हर एक चीज कवर हो गई। अब यहां पर देखिए, व्हेन माय मदर डाइड आई वॉज वेरी यंग। अब यहां पर ये कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट्स कि जब मेरी मां जो थी ना, व्हेन माय मदर डाइड, जब मेरी मां मर गई थी, जब उनकी मृत्यु हो गई थी, आई वॉज वेरी यंग, है ना, वेरी यंग मतलब बहुत छोटा था, हो सकता है 4, 5 या 6 साल का, उससे बड़ा वो नहीं होगा। तो हमको पता है स्पीकर कौन है, एक बच्चा है, बता रहा है अपने बारे में। एंड माई फादर सोल्ड मी वाइल येट माई टंग कुड स्केर्सली क्राई, वीप वीप वीप। मतलब यहां पर साफ है डियर स्टूडेंट्स
कि मेरे पिताजी ने, मेरी माँ खत्म हो गई, अब मेरे पिताजी का देखो रोल, जलवे, क्या जलवे हैं उनके, उन्होंने मुझे बेच दिया, है ना। तो मेरे पिताजी ने क्या करा, है ना, मुझे बेच दिया जब मैं अच्छे तरीके से बोल भी नहीं पाता था कि स्वीप स्वीप स्वीप, यहां स्वीप स्वीप आना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या किया, टंग ट्विस्टर के बारे में बताया गया है कितने अच्छे तरीके से, कि मैं जब स्वीप 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 नहीं बोल पाता था ना, जब तो बीप 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 बोलता था ना, उस समय मेरे को बेच दिया, जब मेरे को अच्छे से बोलना भी नहीं आता था। तो देखो मेरे पिताजी ने कितना अच्छा कर्तव्य निभाया, आप समय बेच दिया अपने बच्चे को, माँ चली गई स्वर्ग में और मेरे को बेच दिया यहाँ पे। तो ओवरऑल कितनी बुरी कंडीशन है। अब देखिए स्कैर्सली नहीं, बहुत ज्यादा, जब वो बोल ही नहीं पाते थे, बहुत मुश्किल से, स्कैर्सली का मतलब, स्कार्सली का मतलब ये होता है मुश्किल से, स्कैर्सली, है ना। अब देखिए, सो योर चिमनीज आई स्वीप एंड इन सूट आई स्लीप। अब इस लाइन में देखिए क्या कहा जा रहा है, इस लाइन में ये कहा जा रहा है, अब ठीक है बेच दिया, उसके बाद क्या किया मैंने, उसके बाद मैंने चिमनियों को साफ करना चालू किया। मैंने क्या करा, चिमनियां साफ की, और कहां सोने लगा, गंदगी में सोआ ना, कहां सोआ, गंदगी में सोआ, बहुत बुरी जगह पे सोआ, जहां पे क्या था, कालीमा गिर रही थी। क्या गिर रहा था, ऊपर से गंदगी गिर रही थी, काली काली जो होती है ना, आपने देखा होगा, अगर आपने भट्टी देखी हो या कुछ भी देखा हो, चिमनी देखा हो, तो कहीं ना कहीं जो कोयला होता है, जब वो गलता है ना, जब कोई जलता है, सॉरी, तो जलने के बाद क्या होता है, उसमें से कालीमा गिरती है। तो वहां बेचारा सोता था उस सूट में। सूट को क्या कहते हैं हम, यहां पर सूट का मतलब ये होता है गंदगी, काला कालापन, किसका, उसका, जो हमारा कोयला है। तो देखिए वीप 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 ना, स्वीप 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 है, और आई सूट आई स्लीप का मतलब द बॉय स्लीप्स स्टेन्ड बाय ब्लैक सब्सटेंस राइजिंग इन फाइन फ्लैग्स इन द स्मोक ऑफ कोल एक्सेट्रा स्टिकिंग टू स्लाइड्स ऑफ चिमनी। तो चिमनी से गिरते हुए जो नीचे गिरती है वहां पे। तो ओवरऑल डियर स्टूडेंट, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हमने एक चीज समझ ली, वो ये है कि एक बच्चा है, उसकी मम्मी खत्म हो गई है, और उसका जो पिताजी है वो क्या कर रहा है, उस बच्चे को बेच रहा है किसी और को चिमनी स्वीपर के काम करने के लिए, और उसको उस समय बेच रहा है जब वो बच्चा अच्छे तरीके से स्वीप स्वीप भी नहीं, वीप 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 बोल पाता था। तो सोचो कितनी बुरी कंडीशन रही होगी। और उसके बाद वहां पे काम चालू कर रहा है ना, जब से वो वहां पर गया है वो काम कर रहा है, और क्या कर रहा है, वहां का झाड़ू पोछा वाला काम तो है ही, चिमनी स्वीपिंग के साथ वो तो काम कराते ही होंगे, लेकिन मेन काम जो वो कर रहा है, और वहां की गंदगी में सो रहा है। तो ओवरऑल ये स्टैंजा क्लियर हो गया होगा, ये क्वाट्रेन है। देखिए यंग, टंग आ रहा है, वीप, स्लीप आ रहा है। देखें तो यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, ए ए बी बी। तो ओवरऑल यहां पर आप देख पा रहे हो क्या, यहां पर आप देख पा रहे हो राइम स्कीम। तो अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वेश्चन आपको बनने नहीं वाला, बहुत इजीली आप हर एक क्वेश्चन को कर पाओगे। There is little Tom Dagger who cried when his hat that curled like a lamb's back, है ना। अब यहां पर देखिए टॉम कौन है हमारा, Another child going to become a chimney sweeper। अब वो बच्चा बेचारा तो सहन कर ही रहा है, अब उसके पिताजी ने उसको बेच दिया, और जो भी कुछ बेचारा सहन कर रहा है वो कर रहा है। लेकिन अचानक एक दिन क्या होता है, उनकी मंडली में, उनकी गैंग में एक बच्चा आता है। यहां पर देखिए उस बच्चे का नाम है टॉम, ठीक है। हु क्राइड, अब वो रो रहा है ना, इमेजिन करिए एक बच्चा रो रहा है जो कि नया नया बाल मजदूरी के लिए आया है। When his hat that curled like a lamb's back, है ना। अब यहां पर क्या है, जो उसके बाल हैं बड़े खूबसूरत बाल है ना, लैम्ब की तरह। आपने देखा होगा भेड़ के बाल कैसे होते हैं, एकदम फ्लफी 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 से बाल होते हैं, तो वैसे ही उसके पूरे बाल हैं, और बहुत अच्छे से रो रहा है कि उसके बाल कटने वाले हैं, बहुत चिल्ला रहा है, कर्ली है। तो यहां पर क्या, लाइक अ लैम्ब्स बैक, यहां पे सिमिली का यूज हो रहा है ना, कंपेयर किया गया है। और जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो लैम्ब है वो सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट क्यों है, बहुत ज्यादा सिग्निफाई करता है, किन को बात करता है, जीसस की भी। तो बहुत सारी चीजें जो है यहां पर जुड़ी हुई हैं। सो आई सैड हश टॉम नेवर माइंडेड। तो वो बच्चा बड़ा समझदार है ना, बच्चा कितना समझदार है। आयरनी देखो, छोटा बच्चा, कितनी घटनाएं घट रही हैं, उसके बाद भी देखो क्या है उस बच्चे को, उस बच्चे के अंदर कितनी धैर्यता है, कितनी शांति है। बोलता है कि सुनो टॉम, सुनो सुनो सुनो, नेवर माइंड इट, कभी ना इस चीज को अपने सर पे, अपने भेजे में मत घुसाओ। क्यों, फॉर व्हेन योर हेड्स बेयर, जब तुम गंजे हो जाओगे, जब तुम्हारे बाल कट जाएंगे,
heads bare, you know that the suit cannot spoil your hair. अब देखिए यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट देखिए, है ना। अब देखो क्या कहा जा रहा है कि जब तुम गंजे हो जाए तुम्हारे पूरे बाल उड़ जाएंगे तो क्या होगा, यू नो दैट द सूट कैन नॉट। यहां पर जो तुम्हारा जो गंदगी है ना, गरम गरम जो सूट गिरता है ना, जब आप चिमनी को साफ करते हो तो चिमनी से जब जलता है कुछ कोयला तो वो गिरेगा बालों पे, तो उससे क्या होगा, तुम्हारे बाल खराब नहीं होंगे और वो तुम्हारे व्हाइट हेयर को खराब नहीं करेंगे। तो बहुत अच्छी बात है। उस बच्चे को क्या कर रहा है, ढांढस बांध रहा है, उस बच्चे को साहस दे रहा है, देखो मेरे मित्र ऐसी कंडीशन आएगी जहां पर तुमको क्या होगा, जहां पर तुम सेफ रहोगे, तुम्हारे बालों के साथ कुछ नहीं होगा। और सही बात भी है ना, बालों में अगर एक बार जल जाते ना जो बाल, फिर वो कभी नहीं उगते। ये बात तो समझ में आ रहा है। तो बहुत बड़ी बात कही है यहाँ पर, बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम एनालिसिस में भी कवर करेंगे। हम इतनी सी बात को यहाँ पर समझ रहे हैं। और देखिए यहाँ चिमनी की फोटो लगी हुई है, देखिए ऐसी चिमनी हुआ करती थी। और इस चिमनी में काम क्यों कर रहे हैं ये बच्चे इसीलिए काम कर रहे हैं चिमनी में क्योंकि चिमनी छोटी होती है और छोटी चिमनी में छोटे बच्चे घुस जाते हैं। एंड सो ही वॉज क्वाइट एंड दैट वेरी नाइट, है ना। अब वो बहुत शांत हो गया। देखो एक कंपेनियन आ गया ना उसके पास। अब देखो दो छोटे बच्चे हैं, अब अकेले अकेले क्या रह पाते हैं, अकेले नहीं रह पाते, अकेले है ही नहीं। तो यहाँ पर एक और बच्चा आ गया, उन बच्चों के साथ जुड़ रहे हैं, गैंग बन गई है। छोटे छोटे भिखारी बच्चे भी अकेले रहे तो रोएंगे, है ना। आजकल कितनी बुरी बुरी चीजें हो रही हैं, कहीं ना कहीं इस पोम में हमको ये समझ में आ रहा है कितना बुरा बुरा बच्चों के साथ होता है। और उस समय भी होता था, आज भी हो रहा है। आज न्यूज़पेपर आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमको चीजें समझ में आ रही हैं। लेकिन स्वाभाविक है कि कितनी बुरी कंडीशन थी। तो अब देखिए इस क्वाड्रेंट पे आते हैं। एंड सो ही वॉज क्वाइट एंड दैट वेरी नाइट, वो बहुत ज्यादा क्वाइट था, उस रात की बात है ना। That very night, as Tom was sleeping, he had just a sight. अब देखिए रात हो गई, शांत हो गया बच्चा, उसको ढांढस बांध दिया, वो चुपचाप बैठा हुआ है कमरे में। अब उसी रात की बात है ना। यहाँ स्पीकर कौन है, एक ही बच्चा है जो सब कुछ बता रहा है। अब टॉम कुछ नहीं बता रहा। As Tom was sleeping, he had just a sight. अब उसको क्या होता है, एक विजन आता है, कुछ देखता है, वो साइट आता, देखता है। That thousands of sweepers, Dick, Joe, Ned and Jack, were all of them locked up in coffins of black. अब देखिए यहाँ पर डिक, जो, नेड और जैक क्या है, ऑल चिल्ड्रन चिमनी स्वीपर। जो लोग चिमनी को स्वीप कर रहे हैं उन्हीं लोगों का नाम यहाँ पर दिया, उनकी गैंग का नाम है। और भी 1000 लोग हैं, मतलब सोचो हजारों बच्चे चिमनी स्वीपिंग का काम कर रहे हैं, उनको माँ बाप भेज देते हैं। सोचने वाली बात है। माँ नहीं है तो भी माँ होती तो क्या होता, बेचारी के साथ गलत करके मार पीट के अपने बच्चे को अलग कर देते। क्या जा रहा है, पैसे ही तो कमाना है। बच्चे थोक के दाम पे होते थे पहले के समय पे, है ना। तो यही बात है, बच्चों के साथ इतना बुरा बुरा हो रहा है। तो यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ स्वीपर्स हैं ना, साफ करने वाले चिमनी को ना। डिक है, जो है, नेड है, जैक है, और भी लोग हैं। But all of them locked up in coffins of the black, है ना। उसको साइट आया जहां उसने क्या देखा, सब लोग एक कॉफिन। अब कॉफिन क्या होता है, कॉफिन का मतलब ये होता है डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने देखा होगा जब कोई भी व्यक्ति मर जाता है ना। खास की अगर हम क्रिश्चियंस की बात करें, क्रिश्चियन लोगों में कॉफिन में ना लोगों को दफना दिया जाता है। जैसे मम्मी वगैरह बनाते हैं ना, उनमें कॉफिन बनती है ना, तो वैसे ही कॉफिन होता है जिसके अंदर डाल देते हैं वे लोग। तो वो देखता है कि सभी बच्चे जो है एक एक करके बहुत सारे कॉफिन के अंदर बंद हो गए, एकदम लॉक हो गए। यहां पर इसका सिग्निफिकेंस है डियर स्टूडेंट्स, यहां पर यह कहा जा रहा है लॉक्ड अप इन कॉफिन्स, इसका मतलब इंगेज्ड इन देयर एक्ट ऑफ चिमनी स्वीपिंग। यहां पर एक इनडायरेक्ट सेंस में यही बताया गया है कि लॉक्ड का मतलब आप इसको इमेजिन भी करो और साथ में इस चीज को ये भी समझो कि ये लोग यहां पर जिंदगी भर के लिए काम करने के लिए हैं, इनको यही काम करना है ना। क्या काम करना है, कॉफिन। अब देखिए कॉफिन ब्लैक का मतलब यहां पर यही डायरेक्टली निकल कर आ रहा है कि उनको क्या करना है, काम करना है। यहां पर ना काला ना बुराई नेगेटिव चीज से जुड़ा हुआ है। एंड बाय केम एन एंजल हु हैड अ ब्राइट। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, अभी तक तो सब बच्चे उदास हैं, सब बंद हैं एक कॉफिन में, यानी कि वो लोग काम धंधा वगैरह अपना कर रहे हैं, जो भी बेचारों को दिया गया है वो काम अपना पूर्णता निपुणता के साथ कर रहे हैं, रो भी नहीं सकते, गा भी नहीं सकते। तो अब आ रही है कौन, आ रहा है एंजल। अब देखिए एंजल कौन होता है, परी। हमारे क्रिश्चियन लोग ना, परी औरत हो या स्त्री, परी परी रहता है उनके यहाँ पर ना। परी लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, परी मेल फीमेल दोनों हो सकता है ना। तो यहाँ पर परी आता है
है ना, उसको आप एंजल ही बुलाओ, है ना, परी, या आप उसको एंजल ही बुलाओ तो बढ़िया रहेगा, सेंस ऐसे निकलता है। वो हैड अ ब्राइट, उसके हाथ में क्या, एक ब्राइट की है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, इस बात को आपको समझना होगा कि ब्राइट की क्या है। एक ऐसी कुंजी है, कह सकते हो एक ऐसी चीज है जो क्या करेगी, उसको खोल देगी, उसको क्या करेगी, खोलेगी, है ना। अब देखिए हो सकता है यहां पर इसका मतलब यहां पे कुछ और भी हो। तो ब्राइट की अभी हम इसको ऐसे समझेंगे, एनालिसिस में हम और डिटेल में देखेंगे। तो एंड बाय केम, अब एक एंजल आ रही है ब्राइट की के साथ, एंड ही ओपन द कॉफिन, और वो क्या कर रही है, क्या कर रहा है, सॉरी, वो क्या कर रहा है, कॉफिन को खोल रहा है, कॉफिन को खोल रहा है, एंड सेट देम ऑल फ्री, और क्या कर रहा है, उनको आजाद कर रहा है ना, उनको आजाद कर दिया। ओके, मंद मस्त उड़ जाओ गगन में, तो यहां पे आजाद कर दिया। एंजल ने बहुत बड़ा काम किया, सपना देख रहा है, ओवरऑल सपने में ही हो रहा है ये सब कुछ। Then down a green plan, leaping, laughing, they run and wash in a river and shine in the sun. अब यहां पर देखिए क्या है, यहां पर प्रकृति का विवरण आया है, प्रकृति के बारे में बताया है बहुत खूबसूरती के साथ। ठीक है, अब बच्चे आजाद हो गए, खिलखिला रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। अब आसमान में दिखेंगे, आसमान में उड़ेंगे, क्या करेंगे, ग्रीन प्लेन्स में क्या करने वाले हैं, दौड़ने वाले हैं, हंसेंगे, भागेंगे, अपने आप को नहलाएंगे रिवर में, स्वच्छ पानी में, और शाइन करेंगे सन के सामने। स्वाभाविक ही बेचारे बच्चों को तो बाहर की दुनिया देखने को ही नहीं मिली। क्या करें, बच्चा सपने में ही सब कुछ देख रहा है, असलियत में होगा कि नहीं होगा क्या पता। तो यही चीज यहां पर देखने को मिलती है। Then naked and white, all their bags left behind, they rise upon clouds and spot in the wind. अब naked and white का मतलब यहाँ पे free from the work of sweeping chimneys and its accessories, है ना। naked and white का मतलब यही होता है कि निवृत्त हो जाना, चीजों से निवृत्त हो जाना, हट जाना, है ना, फ्री हो जाना, काम में से क्या हो जाना, पूरी तरीके से फ्री हो जाना। क्या करें, निवृत्त है, नेकेड एंड वाइट है कपड़े। और एक तरह से आप इस सेंस में भी ले सकते हो कि अब वो लोग सफेद हैं, नेकेड है, बिना कपड़े के हैं, है ना। एंड ऑल देयर बैग्स लेफ्ट बिहाइंड, उनके कपड़े जो है और सब कुछ बैग वगैरह जो चीजें उनको दी गई हैं सब कुछ छोड़ दिया है, बर्डन वगैरह जो है सब कुछ छोड़ दिया है। दे राइज अपॉन क्लाउड्स इन सपोर्ट इन द विंड। ये बहुत गहरी लाइन है डियर स्टूडेंट्स। यहां पर बच्चों का इमेजिनेशन कहां चढ़ रहा है, विजन कहां जा रहा है, कहां बेचारे एक छोटी सी कालकोटी सी काली जगह में बैठे हुए, वहां एक टॉम नाम का बच्चा है जो सपने में ये देख रहा है कि वो लोग राइज हो रहे हैं, उठ रहे हैं, अपने बिस्तर से उठ रहे हैं, और कहां जा रहे हैं ना, उठ रहे हैं अपनी जगह से, काम वाली जगह से उठ रहे हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के हवा में उड़ रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं और खेल रहे हैं। स्पोर्ट्स इन द विंड का मतलब खेल रहे हैं। आपने देखा होगा ना, टॉम एंड जेरी ऐसी मूवीज होती है वहां पर कि किस तरह से बच्चे आते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं, है ना। आसमान में बहुत सारी मूवीज होती है, एक परी ले गई बच्चों को ऊपर, आसमान में खुदक रहे हैं, खेल रहे हैं ना। पुस इन बूट्स आपने मूवी देखी होगी, जहां बिल्ली ट्राई करता है आसमान में जाने की। तो वैसे ही कुछ ऐसा चल रहा है यहाँ पे, वो इमेजिन कर रहा है कि वो लोग आसमान में खेल रहे हैं, है ना। Relieved of their burdensome work, they now become buoyant and gay spirited. ना buoyant हो जाते, बहुत ज्यादा क्या हो जाते, खुश हो जाते, enjoy करते। And the angel told Tom, और यहां पर जो एंजल है वो क्या करता है, टॉम को बताता है, इफ हीड बी अ गुड बॉय, यदि वो अच्छा बच्चा बनकर रहेगा, है ना। वही क्या कहते हैं, बच्चों को वो दे देते हैं, टॉफी पकड़ा देते हैं कि ले बेटा ये टॉफी लो, अच्छे से रखना और आगे जाके तुम अच्छे से काम करना पड़ना। जब आप पढ़ाई करते हो ना तो मेरे पापा आते, बेटा तेरे को साइकिल दिलाऊंगा, जबकि साइकिल नहीं दिलानी उनको, कभी नहीं दिलानी, लेकिन ये ले चॉकलेट ले ले तो अच्छा पढ़ेगा, बच्चा अच्छा पढ़ने लगता है। तो वही चीज है, टॉम है ना, वो कुछ एंजल वेंजल तो आई, लेकिन एंजल सपने में आई है। कहीं ना कहीं ये होप की बात हो रही है यहाँ पर, तो एक होप आई है उसके माइंड में, है ना। तो वो क्या कह रही, तू अगर अच्छा बच्चा बनकर रहेगा मेरा लाला तो क्या होगा, he had have a good for his father and never want joy, है ना। अब यहां पर क्या है कि he had have God for his father, भगवान है उसके लिए, तेरे लिए परमेश्वर है। एंजल आके ये बता रहा है। तो यहां पर क्या, लुक अप टू द डिवाइन फादर एंड ट्रस्ट इन हिज एश्योरेंस एंड सिक्योरिटी। यहां वो यही कह रही है कि तुम अच्छे बच्चे की तरह कर्म करो, है ना। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, अच्छे से कर्म करो अर्जुन, तुमको फल तो भगवान ही प्राप्त करेंगे। वही है, कहीं ना कहीं एंजल भी यही कह रही है कि तू अच्छे से कर्म कर, अपना कर्म कर, अच्छे बच्चे की तरह रह। क्या होगा, तेरे साथ तेरा परम पिता परमेश्वर है, भगवान है, तेरा पिता है, वो तेरे को देख रहा है।
एंड नेवर वांट जॉय, और क्या कहती हैं यहाँ पर, दे विल नेवर बी अनहैप्पी इन लाइफ, और इससे क्या होगा, वे लोग कभी भी अनहैप्पी नहीं रहेंगे क्योंकि भगवान उनको अपने हाथों में उठा लेंगे, उनको संभाल के रखेंगे। तो ओवरऑल आपने यहां पर समझा कि कितने प्यारे तरीके से एंजल उसको एश्योरेंस दे रहा है। एंड सो टॉम अवॉक, और जब टॉम है वो जाग जाता है, एंड वी रोज इन द डार्क। अब टॉम तो जाग गया है, सपना उसने बहुत अच्छे से देख लिया, लेकिन अब जब वो जागा है, यहाँ पे अवेकनिंग है, अवॉक ना, अब वो जो जागा है ना कहीं हम बोलते हैं ना, आपने सुना होगा कुछ लोग सपना देख के इनलाइटेंड हो जाते हैं, हम भगवान बन गए, कुछ हो गया, भगवान का हाथ लग गया है ना, भगवान शिव सपने में आए थे, उन्होंने कुछ किया फलाना ठिकाना। वैसे उस बच्चे के साथ क्या होगा, वो बच्चा भी पूरी तरीके से बदल गया, स्पिरिचुअल हो गया है वो बच्चा, भगवान ने छू लिया उसको। अब वो बच्चा जाग गया है, एंड वी रोज इन द डार्क, अब वो बच्चा जाग गया और हम सब भी जाग गए। कब, इन द डार्क। डार्क मतलब वही मायूस सी जगह, वही एक ऐसी जगह जहां पे उनको वापस से काम करना है, जिंदगी निपटानी है अपनी, वहीं मर जाना है। तो वहीं वो जागा, लेकिन इस बार ऐसा जागा है, होप के साथ जागा है कि नहीं, भगवान तो मेरे साथ है और मुझे काम करना है। मतलब कितनी बड़ी बात कही है यहाँ पे। एंड गॉट विथ अवर बैग्स एंड अवर ब्रशेस टू वर्क, और क्या हो रहा है, हमको यहाँ पर क्या करना है, हमें अपना वापस से काम करना है। वही बैग जो सपने में छूट गए थे उनको लाएंगे, वो लोग बैग वगैरह पकड़ेंगे, अपना जो उनका रोज बैग दिया जाता है ना, जिसमें उनको सफाई का काम वगैरह रखा रहता है, उस बैग को लाएंगे, पकड़ेंगे और अपना जो डेली का काम जो है ब्रश वगैरह से पोछा लगाने वाला, वही काम चालू कर देंगे। तो यहाँ पर टॉम अवॉक, वी रोज इन द डार्क, इनको आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, है ना। तो देखिए, वी रोज इन द डार्क टू वर्क, यहां तक का मीनिंग ये है, वर्क ऑफ चिमनी स्वीपिंग विद अवर हार्ट टर्न टू गॉड अवर फादर। यानी इस लाइन का एक मीनिंग और है कि अब हम लोगों को क्या करना, भगवान की प्रेरणा के द्वारा काम करना। अब हमें ऐसा काम नहीं करना, अब ये बच्चा सबको भी कहेगा कि तुम लोग भी अच्छे से काम करो, भगवान हमारे साथ है। तो यहाँ विश्वास की बात आ रही है, फेथ की बात आ रही है ना। कहां पे कंडीशन अलग थी, लेकिन अब देखिए यहाँ पे वापस से थोड़ी सी मायूस कंडीशन आ गई। कहां से शुरुआत हुई थी और कहां खत्म हुआ, बीच में होप थी, लेकिन होप ने उसको चार्ज कर दिया, है ना, मोबाइल चार्ज हो गया उसका, तो वो चार्ज हो गया पूरे तरीके से। यही यहां पर कहा जा रहा है ना, इल्यूमिनेशन ऑफ सोल, सोल जागृत हो गई। दो द मॉर्निंग वॉज कोल्ड, अब देखिए वहां पर स्वाभाविक ही वो लोग बच्चे वापस काम करने के लिए चले गए। टॉम वॉज हैप्पी एंड वार्म, अब टॉम जो है वो बहुत ज्यादा हैप्पी है और वार्म है ना, बहुत खुश है। अब हैप्पी एंड वार्म से हम क्या समझते हैं, देखिए, इन स्पाइट ऑफ द कोल्ड ऑफ अर्ली मॉर्निंग, इन स्पाइट ऑफ, अब बच्चे जाग गए, उनको पता है कि उनको काम करने के लिए जाना है, भगवान ने होप दे दी है उनको। तो द मॉर्निंग वॉज कोल्ड, अब सुबह सुबह जाग गए, सुबह का मौसम जो है वो बहुत ज्यादा ठंडा है। ठंडा का मतलब बहुत कोल्ड है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, ठीक है। टॉम वॉज हैप्पी एंड वार्म, मतलब खुश भी है और गर्म भी है, वार्म है ना, इसका मतलब क्या है इसे समझते हैं ना। In spite of the cold of the early morning, Tom is in tune with the infinite and could rise above the physical condition of life, which appeared as light as a gossamer. यहीं पर आ गया हमारा कॉन्सेप्ट मिस्टिसिज्म का। मिस्टिसिज्म का कॉन्सेप्ट ये होता है जहां भगवान से एक हो गए, मतलब सपने में ही वो जागृत हो गया, बुद्ध बन गया वो, तो है ना, वो जाग गया है और अब वो हैप्पी एंड वार्म है ना, इनलाइटेंड, एक तरह से कहना चाहिए कि भगवान से एक हो गया है। So if all do their duty, they need not fear harm, और इसीलिए वो जाग गए हैं और उनको पता है कि अब उनको क्या करना, अपनी ड्यूटी निभानी है। इस लाइन का मीनिंग यहां पर ये है कि no harm comes to him who does his work as a divine worship. तो यहां पर अब अगर वो अच्छे से काम करेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, तो उनके पास कोई हार्म नहीं आएगा। सो इफ ऑल डू देयर ड्यूटी, अगर वे सब लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं, ड्यूटी निभाते हैं, तो उनको डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवान जो है उनके साथ है और उनकी मदद करेंगे। तो ओवरऑल आपने क्या देखा, यहाँ पर बहुत प्यारी सी पोम देखी। इस पोम में हमने क्या क्या देखा, बहुत सारी चीज़ों को देखा, बहुत सारी चीज़ों को समझा और बहुत अच्छे से तरीके चीज़ों को देखा। तो ओवरऑल पोम का जो एक्सप्लेनेशन पार्ट अभी भी कंटिन्यू है, वो पोम का एक्सप्लेनेशन था लाइन बाय लाइन। अब हम एनालिसिस देख रहे हैं। एनालिसिस जैसे कि आप लोगों को पता है कि पोम में बहुत सारी चीज़ें जो है वो छूट जाती हैं, एक चीज़ों को ना एक अलग दृष्टिकोण से देखना, ताकि जब आप पोम को समझाओ तो चीज़ों का एक
वो होना चाहिए, आपके अंदर एक भाव होना चाहिए, चीज़ों को क्रिटिकल देखने का एक नज़रिया होना चाहिए ना। तो यहाँ पर हम एनालिसिस करेंगे ताकि आप पोम को समझ जाएं, और इसके बाद एक और वीडियो आएगी जहां पर आप लोग नॉर्मल समरी देखोगे पोम की, जो मैंने आपको बताया। The Chimney Sweeper from Songs of Innocence by William Black highlights the devastating consequences when young boys are taken into service as chimney sweeper. अब यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है ना, जो चिमनी स्वीपर है, ये जो पोम है वो कहां से ली गई है? सॉन्ग ऑफ इनोसेंस से ली गई है, ठीक है। अब यहां पर आप पूरा एक A to Z चीजों को समझ जाओगे। बाय विलियम ब्लैक, जो यहाँ पे हाईलाइट क्या करे? डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ यंग, बहुत बुरी कंडीशन जो है बच्चों की, यंग जवान बच्चे जो है ना, छोटे छोटे, उनकी कंडीशन को आर टेकन इनटू सर्विस एज चिमनी स्वीपर, जिनको क्या करना पड़ रहा है? चिमनी की स्वीपिंग करनी पड़ रही है। द पोम इज अ पार्ट ऑफ ब्लैक्स वर्कर ऑफ सोशल प्रोटेस्ट। कहीं ना कहीं इस लाइन को आपको याद रखना है कि जो पोम है, ब्लैक वर्क ऑफ सोशल प्रोटेस्ट है ना, जो सोशल प्रोटेस्ट है उनका, वो देखने को मिलता है। अब देखिए, हमने अब बहुत सारी चीजों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चीज तो है सोशल प्रोटेस्ट। देखिए, वर्कर्स ऑफ सोशल प्रोटेस्ट यानी क्या करना? खड़े होना उन चीजों के प्रति जहां पर क्या हो रहा है? बाल श्रम हो रहा है, कुछ गलत चीजें घट रही हैं। तो यहां पर हमको ब्लैक का ये नजरिया देखने को मिलता है कि किस तरह वो बाल श्रम को दिखा रहे हैं अपनी पोम के द्वारा, जो उस समय घट रही थी, और कितने अच्छे तरीके से चीजों का क्रिटिसिज्म भी किया है उन्होंने, है ना। अब देखिए, sweeper were not only innocent victims of the cruelest form of exploitation, but were also associated with the environmental concern related to industrialization. अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि sweepers were not only innocent victims. ये लोग सिर्फ innocent victims ही नहीं थे ना बेचारे, आप क्या कहना चाहिए, विक्टिम, जब उस समय चीजों को देखना, चीजों को समझने वाले, है ना, ऑफ द क्रूलेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, जिस चीज को देख रहे हैं, जिस चीज को समझ रहे हैं, उस समय मौजूदगी है उन लोगों की। तो वे लोग बहुत भोले भाले विक्टिम्स थे ऑफ द क्रूएलेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, जो सबसे बुरा, क्या कहना चाहिए, एक सबसे भयानक वाला जो शोषण है उसका भाग थे, उसका विक्टिम थे, है ना। एंड बट वर ऑल्सो एसोसिएटेड विद द एनवायरमेंटल कंसर्न्स, और साथ ही साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण क्या हो रहा था? एनवायरमेंट गंदा हो रहा था, उसको भी वो वहां पर देख पा रहे थे। एंड अदर एडवर्स इफेक्ट ऑफ द इंक्रीज इन द वेल्थ, और कहीं ना कहीं जो एडवर्स इफेक्ट जो है ना, और किस तरह से वेल्थ में एडवर्स इफेक्ट भी देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं कमाई हो रही है, नहीं हो रही, तो ओवरऑल चीजों को हम देखने को यहां पर मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। The chimney sweeper in the Songs of Innocence is a monologue by a sweeper in a simple language and rhyming couplets. तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो चिमनी स्वीपर जो है वो कहीं ना कहीं क्या है ना, एक पार्ट है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस का ना। दिस इन द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस क्या है? इज अ मोनोलॉग, ना, ये पोम जो एक तरह की मोनोलॉग तरह से आप देख सकते हो, है ना, बाय अ स्वीपर इन अ सिंपल लैंग्वेज। कहीं ना कहीं क्या है? एक लॉन्ग स्पीच। मोनोलॉग का मतलब कुछ बताना, प्ले में या कहीं पे भी, तो कुछ बता रहा लंबे तरीके से, साधारण भाषा में और राइमिंग कपलेट्स में। जो कोर है, यानी जो इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका? ऑफ द पोम इज द ड्यूअल कॉन्ट्रास्ट, है ना, दो कॉन्ट्रास्ट देखने को मिल रहा है यहाँ पर। किसमें? डिस्टिंग्विशिंग द ग्रिम रियलिटीज ऑफ द स्वीप बॉयज इन द स्टैटिक विजन ऑफ लिबर्टी इन द ड्रीम्स ऑफ वन, ना। एक जगह हम देखने को मिल रहा है क्या? एक जगह हम देख पा रहे हैं बच्चे कैद हैं ना, और एक जगह बच्चों का विजन है, बहुत बढ़िया वाला विजन, किसका? लिबर्टी का, ना। एक जगह बच्चे सफाई कर रहे हैं और एक जगह क्या है? विजन है लिबर्टी का। इन द ड्रीम्स ऑफ वन द स्वीप बॉयज टॉम ड्रेकर आई रिलेटिवली रिक्रूट। और यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलती है कि जो विजन है लिबर्टी का इन द ड्रीम्स, सपने में है, ये लिबर्टी का ड्रीम देखा जा रहा है किसके? टॉम के, ना। टॉम जो है, जो अभी अभी आया है, उसके सपने में ही देखने को मिल रहा है। विलियम ब्लैक द चिमनी स्वीपर एक्सप्लोर्स द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन वैल्यूज। अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो पोम है ओवरऑल विलियम ब्लैक की चिमनी स्वीपर, ये क्या है? एक्सप्लोर कर रही है द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन वैल्यूज, जो आदमी की वैल्यूज हैं, ह्यूमन की जो सोच है, जो समझ है, उसको क्या कर रही है? एक्सप्लोर कर रही है, और साथ ही साथ दिखा रही कॉन्फ्लिक्ट, ना, समस्या जो है उसको दिखा रही है, जो ह्यूमन वैल्यूज की, कमर्शियलिज्म की है। Though the use of white and black imagery and symbolism alliteration in addition to the use of the rhyme scheme of AABB which disguise the seriousness of the poem's theme.
तो कहीं ना कहीं क्या होता है, बहुत सारी जो थीम है पोम, और डायरेक्टली आप पोम की थीम को समझ नहीं पाओगे, कहीं ना कहीं छुपा रहा है ना। ये जो ब्लैक एंड वाइट इमेजरी, अच्छी बुरी इमेजरीज देखने को मिल रही, सिंबल्स हैं इस पोम में, अलिट्रेशन है, एडिशन है, अलग अलग राइम स्कीम का, जैसे ए बी भी है ना। तो कहीं ना कहीं जो थीम है, आप जब पोम पढ़ा, अच्छा है मैंने आपको थीम स्टार्टिंग में बता दिया, अगर आप पोम पढ़ोगे तो आपको डायरेक्ट थीम जो है ना वो समझ में नहीं आने वाली। तो यही चीज़ है कि ये जो चीज़ें जो है कहीं ना छुपा रही हैं ना, उसको अलग कर रही हैं, है ना, एक रूप में ले ली हैं। तो यही चीज़ हमको समझनी है। द different and conflicting aspect of commercialism and humanity are indicated with the distinct use of white and black imagery and symbolism, जो अलग अलग तरीके के, है ना, और साथ ही कॉन्फ्लिक्टिंग, लड़ाई झगड़ा वाले, परेशानी वाले जो पहलू हैं कमर्शियलिज्म के, ह्यूमैनिटी के। अब कमर्शियलिज्म आपको पता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे न्यूज़पेपर आ गया, अब वहाँ पर हमने क्या करा, एडवर्टीजमेंट डाला तो कमर्शियलिज्म हो गया, पैसे कमाने का जरिया हो गया, तो वहाँ कमर्शियलाइजेशन आ जाता है। ह्यूमैनिटी जो है ना, आदमी बात, वो कहीं ना कहीं इंडिकेट होता है विद द डिस्टिंक्ट यूज ऑफ वाइट एंड ब्लैक इमेजरी। अच्छे ना, वाइट और ब्लैक इमेजरीज है जो देखने को मिलती है, और सिम्बोलिज्म जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। चिल्ड्रन आर ऑफन एसोसिएटेड विथ प्लेफुलनेस, और कहीं ना कहीं जो चिल्ड्रन है वो किससे जुड़े हुए हैं, एसोसिएटेड हैं प्लेफुलनेस से, खेलने के रिगार्डिंग और फ्रेशनेस के रिगार्डिंग। इंडीड इन हिज पोम ब्लैक सॉ एंड पोर्ट्रेट चिल्ड्रन एज सिंबल्स ऑफ इमेजिनेशन, और कहीं ना कहीं जो ब्लैक है उनको दिखाया गया है, पोर्ट्रे किया गया है, कैसे, एज अ सिंबल ना। ब्लैक ने क्या देखा, क्या पोर्ट्रे किया चिल्ड्रन को, एज अ सिंबल ऑफ इमेजिनेशन विद ग्रेट आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी। कहीं ना कहीं बहुत कलात्मक क्रिएटिविटी के थ्रू बच्चों को दिखाया गया, दर्शाया गया। चिल्ड्रन इन द चिमनी स्वीपर आर यूज्ड एज इमेजेस ऑफ इनोसेंस। यहाँ पर इमेजरी है, इमेज है इनोसेंस का। बेचारे जो बच्चे वो भोले भाले होते हैं, तो उनको इमेजिनेशन के थ्रू उनको दिखाया गया, बताया गया है। एंड जेंटलनेस, अच्छाई चीज़ों को दिखाया गया। द पोम एग्जाम्पल देती है, इलस्ट्रेट्स करती है हाउ द इनोसेंस ऑफ चिल्ड्रन इज एक्सप्लॉयटेड, है ना, किस तरह से चिल्ड्रन ने एक्सप्लॉयट किया। एक व्यक्ति नुरमी, उनकी बात से हमने लिया है ना, तो ये बताया, इसको कोट किया गया है यहाँ पर। फॉर इंस्टेंस टॉम्स इनोसेंस इज कैनोटेड विद द स्माइल ऑफ हिज हेयर बीइंग। अब देखिए सिमिली, सॉरी इसको स्माइली सिमिली कहते हैं। तो फॉर इंस्टेंस, अगर उदाहरण के तौर पर हम देखें, टॉम्स इनोसेंस, जो टॉम है, जो उसका भोलापन है, जो बचपना है, वो कोनोटेड ना, कोनोटेड का मतलब अर्थ किया जा सकता है अलग अलग अर्थों में ना, विद द सिमिली, है ना, उसको जोड़ा गया है सिमिली के थ्रू, ऑफ हिज हेयर बीइंग लाइक अ लैम्ब्स बैक, है ना, उसका जो हेयर है उसको कंपेयर किया गया किसके साथ, लैम्ब के हेयर के साथ, कर्ली एंड वाइट, है ना। 5th और 6th अगर लाइन देखो तो वहां दिख जाएगा। Additionally, the metaphor comparing Tom's hair with lamb's back might also imply that the treatment of the children is no better than that of animals, है ना। एक तरह से ये जो चीज़ हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है, उसके थ्रू हमको यही समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं कि ये जो बच्चा है, जो बच्चा जो वहाँ पर आया है, जो देखने को है, कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा परेशान है, और वो कहीं ना कहीं क्या करता है, अत्यधिक मात्रा में परेशान हो रहा है, और उसका जो ट्रीटमेंट है, उसके साथ जो व्यवहार किया गया है वो बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा बुरा है, जानवरों से भी बदतर है। ब्लैक रिलाइज ऑन द वाइट एंड ब्लैक इमेजरी, जो ब्लैक है वो रियलाई करता है ना, रहता है ऑन वाइट एंड ब्लैक इमेजरी इन द लास्ट लाइन ऑफ द सेकेंड स्टेंजा। When the experienced sweeper consoles Tom, है ना, जहाँ पर एक एक्सपीरियंस स्वीपर है जो करता है क्या, कंसोल करता है टॉम को, है ना। एक जगह आप देख पा रहे हो बहुत बुरी कंडीशन, और एक जगह बहुत अच्छा, तो कहीं ना कहीं जो टॉम है, टॉम को एक्सपीरियंस व्यक्ति जो है, जो स्पीकर है, वो कहीं ना कहीं उसको कंसोल कर रहा है, उसको मना रहा है। टॉम पर्टिकुलर स्टेटमेंट, यू नो दैट द सूट कैन नॉट स्पॉइल वाइट हेयर, जहाँ सूट है वो कहीं ना कहीं तुम्हारे वाइट हेयर को स्पॉइल नहीं करेगा। Black also references uses imagery in the last line, और आखिरी की लाइन में भी पोइट क्या करती है, इमेजरी का यूज करते हैं, है ना। थर्ड स्टेंजा बाय कंसिडरिंग द कॉफिन्स एज ब्लैक, वो कहते हैं कि जो कॉफिन्स है कहीं ना कहीं जो काला है ना। और वहीं पे जो थर्ड स्टेंजा है वहां पर आप देख पाओगे कॉफिन एज ब्लैक, यानी कॉफिन को काले तरीके से दिखाया गया है। द ड्रीम ऑफ टॉम, जो ड्रीम है, जो सपना है टॉम का,
वन ऑफ द स्वीपर्स इन द फोर्थ एंड द फिफ्थ स्टेंजा इज अ विजन ऑफ वर्ल्ड, है ना। अब अगर आप फोर्थ और फिफ्थ स्टेंजा पे आओगे तो वहां पर आप क्या देखोगे, विजन ऑफ वर्ल्ड देखोगे, वेयर लिटिल बॉयज आर नॉट एक्सप्लॉइटेड, जहाँ पे बच्चों को एक्सप्लॉइट नहीं किया जा रहा, जहाँ पे वो बहुत खुश हैं, ब्राइट हैं, ब्यूटीफुल तरीके से रह रहे हैं, कि कहीं ना कहीं उनको आज़ादी मिल गई है। Environment as should be case in the aspect of chimney cleaning did not exist in England in 1970s. तो कहीं ना कहीं क्या था, ये सब कुछ जो था वहाँ पे अवेलेबल नहीं था, देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन वही चीज़ें जो है उन्होंने वहाँ पर इमेजिन की, चीज़ों को देखा एक बच्चे के सपने में ही। ओवरऑल अच्छी अच्छी चीज़ों को देखने का, इमेजिनेशन करने का हर एक व्यक्ति को अधिकार है। तो डियर स्टूडेंट, एनालिसिस हमने देखा, हमने समझा थोड़ा बहुत, ताकि जो बेसिक चीज़ें जो थी कवर नहीं थी वहाँ पर हमने कवर कर ली। अब हम यहाँ पर देखते हैं लिटरेरी डिवाइसेस, ठीक है। लिटरेरी डिवाइसेस आर टूल्स यूज्ड टू मेक द टेक्स्ट अंडरस्टैंडेबल। आप जो भी टेक्स्ट पढ़ रहे हैं उसको और अच्छे समझाने के लिए उनको उपयोग होता है। दे आर, अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, दे ऑल्सो अलाउ द रीडर्स टू इंटरप्रेट। वो क्या करते, अलाउ करते रीडर्स को क्या करने के लिए, इंटरप्रेट। इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है, ब्लेम द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और एक्शंस, है ना। यहाँ पर आप बहुत इजीली चीज़ों को समझ पाते हैं, इंटरप्रेट कर पाते हैं, चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। द टेक्स्ट इन मल्टीपल वेज, ना इंटरप्रेट कर पाओगे, चीज़ों को समझ पाओगे अच्छे तरीके से, ना प्लेन मीनिंग निकाल पाओगे इंफॉर्मेशन या एक्शन की। विलियम ब्लैक हैज़ ऑल्सो एम्प्लॉयड सम लिटरेरी डिवाइसेस। विलियम ब्लैक ने भी क्या करा है, बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस जो हैं उनको यहाँ पर एम्प्लॉय किया है, यूज़ किया है, ताकि इस पोम को बहुत सुपर बनाया जा सके, बहुत अच्छा बनाया जा सके। द एनालिसिस ऑफ सम ऑफ द लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन पोम हैज़ बीन गिवन बिलो। यहाँ पर दिया हुआ है क्या, बहुत से लिटरेरी डिवाइसेस जो इसको बहुत अच्छा बनाते हैं। पहला जो लिटरेरी डिवाइस है डियर स्टूडेंट वो है एजोनेंस। एजोनेंस का मतलब क्या होता है, इज द रिपीटेशन ऑफ वोवल, जहां पे हम वोवल को रिपीट करते हैं। साउंड इन द सेम लाइन सच एज साउंड ऑफ ई, है ना, इन कुड स्कैर्सली क्राई। अब यहां पर देखिए स्कैर्सली ई, ना साउंड आ रहा है, स्कैर्सली क्राई, कुड स्कैर्सली क्राई। तो यहाँ पर देख पा रहे हो आप वोवल्स का यूज हुआ है, कुड स्कैर्सली क्राई, है ना। वीप 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 ना, तो वीप 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 साउंड आ रहा है, आई का साउंड आ रहा है। तो ही वॉज क्वाइट एंड दैट वेरी नाइट, क्वाइट नाइट। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर एजोनेंस देख पा रहे हो, किसी वॉवल वर्ड का दोबारा बार बार साउंड में आना, है ना, सेम लाइन में बार बार आना, रिपीटेशन होना। मेटाफर हुआ है, इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच एन इम्प्लाइड कंपेरिजन इज मेड। यहाँ पे इनडायरेक्ट कंपेरिजन किया जाता है, किनके बीच में, दो पर्सन्स के बीच में, ऑब्जेक्ट्स के बीच में। There is one metaphor used in the first line of the stanza. यहाँ पर एक metaphor यूज किया गया है। And so Tom awoke and we rose in the dark. और Tom जाग जाता है और हम डार्क में अवोक हो जाते हैं ना, रोज इन द डार्क ना, मतलब एंड सो टॉम अवॉक, है ना, जैसे टॉम जाग जाता है, वी रोज इन द डार्क, और हम अंधकार में जागते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए वेयर डार्क इज द मेटाफर, जहाँ पे डार्क क्या है, एक मेटाफर है, किसके लिए, मिजरेबल लाइफ के लिए ना, बहुत दयनीय है, बुरी सी लाइफ के लिए। जहाँ पे चिमनी स्वीपिंग चिल्ड्रन है ना, जहाँ पे ऐसी लाइफ जो जी रहे हैं चिमनी स्वीपर वाले बच्चों की जो लाइफ है उसके लिए बताया गया है। तो उसके लिए यहाँ पर एक मेटाफर यूज किया है, डार्क वर्ड। डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं सिमिली। इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच, ये एक फिगर ऑफ स्पीच है, यूज टू कंपेयर पर्सन। यहाँ पर हम क्या करते हैं, व्यक्ति को कंपेयर करते हैं या ऑब्जेक्ट को कंपेयर करते हैं, टू मेक द मीनिंग क्लियर, ताकि लोगों का मीनिंग क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर देखते हैं, दैट कर्ल्ड लाइक अ लैम्स बैक। अब देखिए लाइक अ लैम्स बैक आ रहा है यहाँ पर, है ना, वॉज शेव्ड। अब देखिए ओवरऑल यहाँ पर हमने क्या करा, ये कंपेयर किया यहाँ पर, है ना, किसी ऑब्जेक्ट किसी चीज के साथ। तो वॉज शेव्ड सो आई सेड, एक लाइन है जो हमने यहाँ पर ली है। हियर द पोएट कंपेयर्स टॉम्स हेयर विथ लैम्ब वूल। यहाँ पर क्या करा है, जो टॉम के बाल हैं उसको कंपेयर किया गया है लैम्ब वूल के साथ ना, ठीक है। फोर्थ पर आते हैं अलिटरेशन। अब ये अलिटरेशन क्या होता है, अलिटरेशन इज द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स इन द सेम लाइन ना, एक ही लाइन में क्या होना, रिपीटेशन होना, किसका, कॉन्सोनेंट साउंड्स का, बट विथ क्विक सक्सेशन, बहुत तेजी से। जैसे कि आई आ रहा है ना, दैट कर्ल्ड लाइक लैम्स बैक वॉज शेव्ड
सो आई सेड, है ना। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो, अब जैसे आई सेड एंड द साउंड ऑफ सी एंड डब्ल्यू इन कुड स्कैरसली क्राई, वीप वीप वीप, ना कहीं आप क्या देख पा रहे हो, कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हो बार बार एट्रेशन देखने को मिल रहा है। एक यहाँ पर इसका आ रहा है ना, लाइट क्लैम्स बैक वॉज शेव्ड सो आई सेड, है ना। उसके बाद आप यहाँ पर देख कुड स्कैरसली क्राई, सी डब्ल्यू वीप वीप वीप, तो यहाँ पर देखिए वीप वीप वीप, सी, है ना, कुड स्कैरसली क्राई। तो ओवरऑल यहाँ पर आप क्या महसूस कर पा रहे हैं, एलिट्रेशन देख पा रहे हैं। इमेजरी देखते हैं। इमेजरी इज यूज टू मेक रीडर्स परसीव थिंग्स, ना कोई भी चीज़ को देखना समझना, इन्वॉल्विंग देयर 5 सेंसेस। हम कोई भी चीज़ को जब समझते हैं, ऐसा लिखना जहाँ पे वो चीज़ हमारे 5 सेंसेस को अपील करे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, सो योर चिमनी आई स्वीप एंड आई सू इट आई स्लीप, है ना। अब मैंने क्या करा, आई स्वीप एंड आई सूट आई स्लीप। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक इमेजरी क्रिएट हो रही है। Then naked and white all their bags left behind, naked and white all bags left behind, यहाँ पर भी एक इमेजरी क्रिएट हो रही है। And got with our bags and our brushes to work, अब हम क्या कर रहे हैं, हमको सामान मिल गया, अब हम ब्रश वगैरह लेके अपना काम करने जा रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो, ओवरऑल आप यहाँ पर इमेजरी देख पा रहे हो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये इमेजरी है क्या, आपको इसी चीज़ को तो समझना है, इस पर ज़्यादा जोर नहीं दीजिए, बस ये समझिए कि जो लिखा हुआ है कहीं ना कहीं वो आपके माइंड में पिक्चर क्रिएट कर रहा है, जहाँ 5 सेंसेस का इन्वॉल्वमेंट है। अब उदाहरण देख लीजिए, जैसे मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल, सो ये चिमनीज आई स्वीप एंड इन सूट आई स्लीप, तो आपको एकदम से इमेजरी क्रिएट हो जाएगी कि वो सफाई कर रहा है और सो रहा है कहाँ पे, गंदगी में। ठीक है, तो ओवरऑल हमने यहाँ पर ये देखा। सिंबोलिज्म क्या है, अब सिंबोलिज्म इज द यूज ऑफ सिंबल्स टू सिग्निफाई आइडियाज ऑफ क्वालिटीज बाय गिविंग देम सिंबॉलिक मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल मीनिंग। लैम्ब इज अ सिंबल ऑफ चाइल्डहुड एंड इनोसेंस एंड ग्रीन प्लेन सिंबलाइजेस फ्रीडम एंड प्रॉस्पेरिटी। अब जैसे कि हम ऑलरेडी स्टार्टिंग में बहुत अच्छे तरीके से सिंबोलिज्म को समझ चुके हैं, टॉपिक को देख चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पर आप देखिए कि जो सिंबोलिज्म होता है उसको क्या करते हैं, उसको क्या कहते हैं, इस यूज ऑफ सिंबल्स, यहाँ पे सिंबल्स का यूज किया जाता है टू सिग्निफाई, ताकि बताया जा सके क्या आइडियाज, है ना, क्वालिटीज, किसकी क्वालिटीज, बाय गिविंग देम सिंबॉलिक मीनिंग। आइडियाज और क्वालिटीज को क्या किया जाता है, एक मीनिंग दिया जाता है, सिंबॉलिक मीनिंग दिया जाता है जो इनका लिटरल मीनिंग से अलग होगा। अब जैसे कि यहाँ पर लैम्ब है, लैम्ब इज द सिंबल ऑफ चाइल्डहुड, वो चाइल्डहुड का क्या है, सिंबल है। और इनोसेंस, ना इनोसेंस क्या है, अब अगर आप ध्यान से देखो चाइल्डहुड और इनोसेंस, तो इन दोनों को एक लैम्ब जो है ना भेड़ की तरह समझ में आता है। आप देखते हैं भेड़ कितनी इनोसेंट होती है, तो उसके द्वारा समझाया गया है। तो लैम्ब एक तरह का ज्ञा हो जाता है, सिंबल हो जाता है। अब ग्रीन प्लेन किसका सिंबल है, फ्रीडम और प्रॉस्पेरिटी, ना आज़ादी का सिंबल है। तो आप जब ओवरऑल पोम पढ़ चुके हैं और ओवरऑल हम कवर कर चुके हैं, एनालिसिस पार्ट भी हमने थोड़ा बहुत देखा समझा, जो इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करना तो हमने देख लिया। तो ओवरऑल हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने यहाँ पे सिंबलिज्म को देख लिया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ओवरऑल हमने यहाँ पर पूरा चैप्टर जो है उसका एक्सप्लेनेशन, उसका अंडरस्टैंडिंग, हर एक चीज़ जो है यहाँ पर कवर कर ली है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो अगर आपके माइंड में, तो बेझिझक होकर आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग हमारे जो साइट है वहाँ पे आप जा सकते हैं और साथ ही आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर पूछ सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पोएटिक डिवाइसेस है। अब जैसे कि हमने ओवरऑल चैप्टर को देखा समझा, अब एक पार्ट और है जो कि हमको समझना है, वो है पोएटिक डिवाइसेस। अब पोएटिक डिवाइसेस क्या है, पोएटिक डिवाइसेस रिफर टू धूस टेक्निक्स ना। पोएटिक डिवाइसेस का मतलब वो होता है, वो टेक्निक्स ना, वो चीज़ें जो यूज़ करता है पोएट टू ब्रिंग यूनिकनेस इन हिज टेक्स्ट, है ना, जो उसके यूनिकनेस होता है, नयापन लाना है उसके लिए। द एनालिसिस ऑफ सम ऑफ द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन दिस पोम इज गिवन बिलो। यहाँ पर हमको कुछ चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। अब देखिए पहला है स्टेंजा। अब अ स्टेंजा इज अ पोएटिक फॉर्म। स्टेंजा क्या होता है, एक पोएटिक फॉर्म होता है किसी लाइन्स का। जैसे कि आपने पोम पढ़ी, वहाँ स्टेंजाज थे। देयर आर 5 स्टेंजा इन दिस पोम, ईच कंप्राइज 4 लाइन। अलग अलग स्टेंजा थे, 5 स्टेंजा इस फॉर्म में, जो कि 4 लाइनें थी। क्वाट्रेन्स, क्वाट्रेन इज 4 लाइन स्टेंजा। अब क्वाट्रेन क्या होता है, 4 लाइन स्टेंजा होता है, जो कि कहाँ से लिया जाता है, पर्शियन पोएट्री से लिया जाता है। और हर एक स्टेंजा जो है क्वाट्रेन की फॉर्म में है, ठीक है। राइम स्कीम क्या है यहाँ पे, AABB है, ठीक है। एंड राइम क्या है यहाँ पर,
मेक द सेंस मेलोडियस, एंड राइम का मतलब ऐसा और राइमिंग होता है जहाँ पे पूरा का पूरा जो राइम है वो बहुत मेलोडियस हो जाए, जैसे यंग टंग हो गया, वीप स्लीप हो गया, बॉय जॉय हो गया। तो कहीं ना कहीं जब आप उसको बोलोगे देखोगे तो ओवरऑल आपको बहुत अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, एक राइम बन जाएगी, है ना। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स जहाँ चैप्टर ओवर हो गया, आपको एक और बात जो है मैं बताना चाहूँगा और वो ये है कि हमारे पास सारे टॉप कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप लोगों का धन्यवाद।